है, वहां पे आपके पास हाइड्रोक्रैकर, माइल्ड हाइड्रोक्रैकिंग इन टर्म्स ऑफ डीजल मैक्स यूज हुआ है। बहरहाल ये है क्या चीज, हाइड्रोक्रैकिंग की किस लिए जाती है? हाइड्रोक्रैकिंग बेसिकली हाइड्रो कन्वर्जन ही, हाइड्रोजनेशन है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और यू कैन से क्रैकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन वाया कैटलिस्ट, ठीक है ना। अब हम देखें तो हमारे पास नॉर्मल केसेस में चार मकासद होते हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो कि पर्टिकुलरली राइटर आपको बयान करता है। Hydrocracking is basically done to achieve the better balance of gasoline and distillate production. When we talk about distillate, we talk about kerosene and diesel. ये जो मिडिल डिस्टिलेट्स हैं इसको हम लोग आइडेंटिफाई करा रहे हैं। ग्रेटर गैसोलीन यील्ड, ठीक है ना, इंप्रूव गैसोलीन पूल, ऑक्टेन क्वालिटी एंड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी आपके पास किस लिहाज से आ जाती है? आरवीपी के तहत आ सकती है और उसके फ्लैश के तहत आ सकती है, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ सर रिलेटिवली जूम कर हाई, दें। अच्छा बेटा एक मिनट, ठीक है बेटा। सर सेंसिटिविटी का क्या बताया? सेंसिटिविटी से मुराद बेटा ये है कि कितना ससेप्टेबल होगा, पर्टिकुलरली अगर एनवायरमेंटल इसका देखा जाए इफेक्ट क्या है, कि एनवायरमेंटली अगर इसको इस प्रोडक्ट को हम खुला रखते हैं तो इसका कोई ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता काम। सेंसिटिविटी से ये भी देखा जा सकता है कि इसका वेपर प्रेशर कितना है, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्लैश होता क्या है, द वेपर अबव द लिक्विड व्हेन इग्नाइट्स टू अ सर्टेन, कह लें कि आप कह लें एक इग्निशन सोर्स, तो फिर हमारे पास जो एक सर्टेन फ्लैश होता है, वो सेंसिटिविटी क्या बयान करती है वेपर की, उसका वेपर प्रेशर कितना है, कि कितना को होल्ड अप कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इग्निशन सोर्स। तो सेंसिटिविटी के अंदर हम उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी जहन में ला सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा उसकी सेंसिटिविटी किस लिहाज से नजर आएगी, या तो टेम्परेचर सेंसिटिव होगा, ठीक है, या प्रेशर सेंसिटिव होगा, दो चीजें हो सकती हैं। The fourth point is production of relatively high amounts of isobutane in butane fraction. This is what Gary is telling you. Coming towards Fahim, it is mainly used to produce middle distillates of low sulfur content such as kerosene and diesel. यानी कि एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हाइड्रोक्रैकिंग इज बेसिकली फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ मिडल डिस्टिलेट्स, ये तो चीज एक अंडरस्टूड है, जैसा कि मैंने डीजल मैक्स का आपको बताया, ठीक है। If mild hydrocracking is used, LSFO stands for low sulfur furnace oil, can be produced. More recently, it has been used to remove wax by catalytic dewaxing. हमारे पास मिथाइल इथाइल कीटोन डिवैक्सिंग इस्तेमाल की जाती है ल्यूब ऑयल रिफाइनरी, जो कि है नेशनल रिफाइनरी में, ठीक है। कैटालिटिक डिवैक्सिंग है, उसके अंदर फरफ्लोर एक्सट्रैक्शन आ जाती है। And for aromatic removal by hydrogen saturation, this has been applied to lube plants and is gradually replacing the old solvent dewaxing and aromatic solvent extraction, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट आपको क्या बताता था? सप्लीमेंटिंग ऑफ फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग टू अपग्रेड हैवी क्रैकिंग स्टॉक्स। अब हैवी क्रैकिंग स्टॉक्स में मेरे पास क्या आ सकते हैं नॉर्मल केसेस में? कोकर का ऑयल लेके चल सकता हूँ, ठीक है ना। वैक्यूम डिस्टिलेशन का वैक्यूम गैस ऑयल लेके चल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। जो साइकिल ऑयल्स हो सकते हैं, जो कि एफसीसी का साइकिल ऑयल होगा, या कोकर का साइकिल ऑयल होगा, या डिलेट कोकर का साइकिल ऑयल होएगा, ठीक है ना। उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किस चीज में? हैवी फीड स्टॉक, गंदा फीड स्टॉक, उसे कन्वर्ट किस में कर देंगे? गैसोलीन, जेट फ्यूल्स एंड लाइट फ्यूल ऑयल्स, ठीक है जी। कमिंग टुवर्ड्स अ डीपर डिस्कशन, ये आप पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम रिएक्शंस पे चले जाएंगे। इन अ मॉडर्न रिफाइनरी, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड हाइड्रोक्रैकिंग, both of the things work as a team. Cracking which is induced in the presence of hydrogen, and cracking which is induced with the help of a catalyst, ठीक है ना। The catalytic cracker takes more easily cracked paraffins, पैराफेनिक, एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम गैस ऑयल एस चार्ज स्टॉक्स। आपके पास कैटालिटिक क्रैकर जो होता है, अभी हाइड्रो क्रैकर का जिक्र नहीं है, अभी कैट क्रैकिंग हो रही है, ठीक है ना। कैट क्रैकिंग के अंदर हम ज्यादातर हम एटमॉस्फेरिक और गैस ऑयल का चार्ज स्टॉक उठाते हैं, जो पैराफेनिक होता है, नीचे वाला हिस्सा। While the hydrocracker uses more aromatic cycle oils and coker distillates as feed. क्योंकि बेटा अगर आप नॉर्मल वैक्यूम गैस ऑयल को या एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू को एज अ चार्ज स्टॉक यूज करते हैं और उसको हाइड्रो क्रैकिंग की तरफ लेके जाते हैं, तो बेसिकली यू आर, मतलब आप कह लें आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन को, जाया कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी उस पैराफिनिक कंटेंट को क्रैक करने के लिए वो एक्सीडिंगली हाई हो जाती है, तभी हमारे पास कैट क्रैकिंग का एक जिक्र आ जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली हम हाइड्रोजन की सही इस्तेमाल करना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स को ब्रेकआउट करना चाहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास उन्हीं स्ट्रक्चर्स में आती है, और उन स्ट्रक्चर्स को पेनिट्रेट करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन बेस्ट होता है।
क्योंकि हमारे पास लेट्स सपोज अगर टॉलीन है तो टॉलीन का एक हमारे पास कह लो कि CH3 हमारे पास एक अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है. द मोमेंट वन H is attached, or let's say the moment the amount of hydrogen atoms required to make up कंप्लीट बेंजीन अगर बनाना है आपने, उसको एक बिल्कुल प्योरली बनाना है, तो आपको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट आ जाती है. एक सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है. These streams are very refractory and resist catalytic cracking, while the high pressures and hydrogen atmosphere make them relatively easy to crack. The new zeolite catalyst, मैंने पहले ही बताया था, zeolite catalyst आपके पास नॉवल केसेस में इस्तेमाल होता है for greater gasoline production. Help improve the gasoline yields and octanes from catalytic cracker as well as reduce the cycle stock and the gas make. क्योंकि आपने यहाँ पे कोशिश ये भी करनी है कि आपके पास गैसेस फॉर्मेशन कम से कम हो. डू यू गेट द पॉइंट? एलपीजी एंड लाइटर्स प्रोड्यूस होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन उसका आपने रेशियो कम से कम रखना है. क्योंकि डेफिनेटली यू नो कि मेरा सिस्टम अगर प्रेशराइज ज्यादा हो सकता है तो ड्यू टू गैसेस हो सकता है. ठीक है. उसके अलावा क्या कहता है, however the cycle oil still represents a difficult fraction to crack catalytically. ठीक है ना, to extension, और one alternative is to use the cycle stock as a component for fuel oil blending. ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर. जी. हाइड्रोक्रैकर और कैटालाइटिक क्या डिफरेंस बताया सर आपने? कैटालाइटिक क्रैकर में आपके पास कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा. ठीक है ना. मैं आपसे जैसा कि उसने अभी बयान किया कि आपके पास जो पैराफिनिक कंटेंट होता है, जो पैराफिनिक आपके पास रेजिड्यू बच जाता है, एटमॉस्फेरिक का जिक्र कर रहा हूँ, जो तेल में यूज कर रहा हूँ वो भी पैराफिनिक कंटेंट है. लेकिन हमने ये देखा गया है कि अगर आप चीजों को गहराई में पढ़ें तो जो पैराफिनिक क्रूड होता है उसके अंदर वैक्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है बाय डिफॉल्ट. ल्यूब्स की प्रोडक्शन भी पैराफिनिक क्रूड में अच्छी होती है, नेफ्थेनिक क्रूड में अच्छी नहीं होती, एरोमेटिक क्रूड में अच्छी नहीं होती. पैराफिनिक क्रूड में ही आपके पास ल्यूब की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं. लेकिन अब उसके अंदर बज़ा औकात अगर मैं कुछ हिस्से जो भारी हिस्से हैं, एटमॉस्फेरिक कॉलम के भारी हिस्सा कौन सा? बॉटम. वैक्यूम डिस्टिलेशन का भारी हिस्सा कौन सा है? बॉटम. और दूसरे कह लें कि आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस जो आपके पास हैं, FCC हो गया, क्रैकर्स हो गए और कुकर्स हो गए आपके पास, वहां से जो ऑयल अचीव हो रहा है, जो क्रैक्ड ऑयल है, क्रैक वाला ऑयल है, कैट क्रैक ऑयल भी हो सकता है और थर्मली क्रैक्ड ऑयल भी हो सकता है. उसको मैं अगर तोड़ना चाह रहा हूँ तो मैंने ये देखना है कि कंपोजिशन एनालिसिस मुझे तो ऑलरेडी मिल चुकी होगी, क्योंकि मैं अगर इंटीग्रेटेड रिफाइनरी का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे कोकर भी चल रहा है, जहाँ पे FCC भी चल रहा है, तो वहाँ पे लैब मुझे ये रिजल्ट दे सकती है कि भाई आपके पास जो यहाँ से साइकिल ऑयल निकल रहा है FCC का, उसका कंपोजिशनल एनालिसिस ये बताती है कि इसके अंदर इतना इतना कार्बन मौजूद है, इतना इतना वैक्स मौजूद है, और जो कोकर से ऑयल आया था उसके अंदर इतनी इतनी चीजें मौजूद हैं. अब me being a refiner, I can easily identify whether I should take this process, make this process happen via a catalytic cracker, या मैं कोशिश करूं इसको हाइड्रोजन की मौजूदगी में क्रैक करूं. तो जो कंपोजिशनल एनालिसिस होगी मेरे पास, वो मुझे पहले ही ये चीज क्लियर आउट कर देगी कि मैंने इसको कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्रैक करना है या हाइड्रोजन की मौजूदगी में क्रैक करना है, विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर्स एंड प्रेशर इनसाइड द रिएक्टर. ठीक है बेटा. अच्छा जी, मैं आपको वो चीज बता रहा था कि हमारे पास हाइड्रोक्रैकर की फीड स्टॉक क्या इस्तेमाल की जाती है, जो कि गालबन हमने इधर डिस्कस की है. ये मेरा ख्याल हमने कल डिस्कस कर लिया था, रिएक्शंस भी हो गए थे गालबन, कैटलिस्ट भी मेरा ख्याल है डिस्कस कर लिया था, मुझे याद आ रहा है या नहीं बेटा? मुझे तो याद आ रहा है हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन भी देख ली थी. क्या है क्लासिफिकेशन? मैंने आपको बकायदा ये बताया भी था कि इस वाले पैराग्राफ को आपने खुद पढ़ना है. अब मुझे याद आ गया, हमने रिएक्शंस भी कर लिए हम तो. जी जी सर, ये मतलब कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा यूज करना है, कैटालाइटिक या हाइड्रोक्रैकर, मतलब कौन सा? कंपोजिशनल एनालिसिस होगी आपके पास, वो आपको लैब, आपकी जो लेबोरेटरी होगी, वो आपको ASTM स्टैंडर्ड्स और API स्टैंडर्ड्स के पेश नज़र जो आपके पास एनालिसिस का होगा, जो आपको ये आइडेंटिफाई करेगा कि इसके अंदर पोना कंटेंट कितना है, पैराफिनिक कंटेंट कितना है, ओलेफिनिक कितना है, नेफ्थेनिक कितना है, एरोमेटिक कितना है. और गहराई में जाऊंगा तो मैं कार्बन रेटिंग देख लूंगा, कार्बन के रेंज कितनी चल रही है. ठीक है ना. और दूसरे मटेरियल्स की रेंज कितनी चल रही है. गैस क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, कुछ भी कर सकते हो आप. ठीक है ना. आप किसी भी लिहाज से चीजों को आइडेंटिफाई अगर कराना चाहें तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है. देन ही आप फैसला करोगे ना बेटा कि मैं कैटलिस्ट यूज करूं या हाइड्रोजन यूज करूं. ऐसा ही है. अच्छा, फीड का दोबारा चले जल्दी जल्दी से जिक्र कर लेते हैं. हाइड्रोक्रैकर की टिपिकल फीड स्टॉक आपके सामने मेंशन है, ये डिस्कस हो चुकी हैं.
आप ये चीज देखें, नोट करें बेटा, मकासद क्या चल रहे हैं, नेप्था 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 नेप्था, जेट फ्यूल डीजल, नेप्था, डिस्टिलेट डिस्टिलेट डिस्टिलेट, हर जगह मकासद ही हमारे ये चल रहे हैं कि हमने लाइटर एंड्स को लेके जाना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके आगे रिएक्शंस हम देख लेते हैं इधर से। अच्छा, ये कैटलिस्ट बेटा सब बच्चों को मैंने डिस्कस कर लिया था, कल डिस्कस हुआ था, बाय फंक्शनल कैटलिस्ट जो हमारे पास हाइड्रोक्रैकिंग में यूज होता है। इसके अंदर बेटा काइंडली काइंडली एक काम करिएगा, जो रिएक्शंस की डिस्क्रिप्शन है वो गैरी से पढ़ लीजिएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है ना, मैं अभी कहते तो पढ़ा दूंगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। इसको मैकेनिज्म को समझने के लिए बेटा आप गैरी को गो थ्रू कर लीजिएगा, और बाकी अगर सिर्फ टू राइट डाउन दी रिएक्शंस ओनली, जस्ट टू राइट डाउन द रिएक्शंस, तो मैं आपको मशवरा दूंगा बेटा कि आप स्ट्रेट अवे जो आप इसके मतलब ये फॉर मेमोराइजिंग इट, आपके पास हाइड्रो क्रैकिंग की जो केमिस्ट्री में बयान है फ़हीम के अंदर, आप उस तरीके से देख लीजिएगा, और जो बेहतर आपको लगे। ठीक है ना, जो बेहतर आपको लगता है। अच्छा जी बेटा, एक और बुक मेरे पास है गालबन, वो भी आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। उसके अंदर कुछ आपको पैचेस दिखाने थे मैंने, ये गालबन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर बच्चों को समझ आ जाए। ये किताब आप कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं अपलोड करूंगा। ये बहुत अच्छी किताब है, मुझे ये रिसेंटली मिली है। ये मैं आपको थोड़ा सा एक शेयर करा देता हूँ, अगर आपको कैटलिस्ट का ज़्यादा पढ़ने का दिल है कि सर कैटलिस्ट कैसे चल रहा है, ये क्यों होता है, क्या चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। ये जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अच्छा जी, जस्ट अ मोमेंट, वी आर कमिंग टुवर्ड्स। बेटा सब बच्चे साथ चल रहे हैं मेरे? यस सर। एक बच्चा Yes. चल रहा है, दो बच्चे चल रहे हैं? जी सर। ठीक है, एक बच्ची भी आ गई। ठीक है भाई, 32 स्टूडेंट्स हैं बेटा। और बेटा Yes, sir. काइंडली जो ना आज जितने बच्चे, एक एक बात कह दूं, हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये गालबन आपके पास अदर्स फ्रॉम चैट जो आ रहा है ना लिखा हुआ, जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे, जिनको मैं ज्वाइन करने का कह रहा हूँ लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहे, इनकी मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना, मैं सिर्फ जितने अटेंडीज उनकी अटेंडेंस लगाऊंगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये जितने लड़के इनको मैसेज कर दिए, आप लोगों को भी अटेंडीज नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना बेटा, तो काइंडली ये बच्चों को बता दीजिएगा, आज इनकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मैं। जस्ट अ मोमेंट बेटा, पार्ट 2, कैरेक्टराइजेशन, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। ठीक है, मेन रिफॉर्मिंग कंटामिनेंट्स, फ्लूइड कैटालिटिक, सल्फर, हाइड्रो डीसल्फराइजेशन, हाइड्रो ट्रीटिंग। हाँ जी, चलें जी, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा था बेटा। ये किताब बहुत प्यारी किताब है हाइड्रो ट्रीटिंग की। इसके अंदर अगर आपको रिएक्शन केमिस्ट्री का समझना हो, मैं दोबारा आइडिया दे देता हूँ, देख लें। ये कहते हैं किताब, ये किताब आपके पास बेटा, आई मीन द बेस्ट बुक आई हैव राइट नाउ। इसके अंदर बेटा ये रिएक्शंस, ग्राफिकल मेथड्स, किस तरीके से ब्रेकेज हो रहा है, अगर किसी बच्चे को रिएक्शन की केमिस्ट्री समझनी हो तो उसके लिए मैं ये किताब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, रिएक्शन केमिस्ट्री किस सर लिहाज से चल अपलोड कर रही। दो सर। हाँ, ये सिर्फ बेटा आपके समझने के लिए। ठीक है ना, इसके अंदर से जो मेन मेन मुद्दा जो कि आप फहीम से मिलता है, गैरी से मिलता है, अगर वो समझने के लिए, याद करने में आसानी है, तो बेटा आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, टॉपिक्स, किताबें चाहे मैं तुम लोग को 25 भी दे दूं ना बेटा, इश्यूज तब भी नहीं आने चाहिए। जो मेन मेन यगानत वाली चीज़ है ना बेटा, जो चीज़ें मैच आउट कर रही हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं फहीम के लिहाज से, अगर आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी आ रही है तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ये है बहुत क्लास की बुक है बेटा। ये देख लें, आपके सामने बिल्कुल स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी दी हुई है कि आपके पास नॉर्मली, लेट्स सपोज डीसल्फराइजेशन रिएक्टिविटीज ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स, थायोफीन है, उसकी रिएक्टिविटी लेके मेंशन्ड है। मिथाइल डाइबेंजोथायोफीन है, मिथाइल डाइबेंजोथायोफीन 7 क्या है, हर चीज का आपके पास एक डिटेल में मेंशन्ड है। और एग्जांपल्स ऑफ टिपिकल सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स इन क्रूड ऑयल, अब ये देखें कितने कंपाउंड्स है बेटा, इतने तो मैंने भी नहीं पढ़ा है आपको, ऐसा ही है। तो अगर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये किताब बेटा गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा आज। ठीक है जी, रिएक्शंस हो गए, बायफंक्शनल कैटलिस्ट को देख लिया हमने थोड़ा सा, कैटलिस्ट वाई टाइप के इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है।
अब लेट अस गो थ्रू टेबल 7.13 एंड 7.14। ठीक है, हमारे पास जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजिनेशन एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द एसिडिक फंक्शन, क्योंकि बायफंक्शनल कैटलिस्ट है, मैं दो दो चीजें कराना चाह रहा हूं यहाँ पे। मेरे पास अगर एप्लीकेशन टाइप है, अगर आप टेबल 7.13 देखते हैं, इन द टॉप यू कैन सी इफ यू वांट मैक्सिमम नेप्था टू बी ऑब्टेन्ड, अगर आपको मैक्सिमम नेप्था चाहिए, ठीक है ना, और आपका वन स्टेज होना चाहिए हाइड्रोक्रैकर, नॉट टू स्टेज। लेट सपोज अगर आपका वन स्टेज हाइड्रोक्रैकर है, एक ही रिएक्टर में आपके पास बेड पे सारे रिएक्शन टेक प्लेस कर जाते हैं, वेल एंड गुड है। और फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज इफ यू नीड टू हाइड्रोक्रैकर्स और टू स्टेजेस, तो आपके पास हाइड्रोजनेशन फंक्शन का क्या बयान करा हुआ है? X is representing the frequency of use. The more you use it, the more you gain. समझ रहे बेटा? जितना ज्यादा मसाला उतनी ज्यादा मिर्चें, जितनी ज्यादा चीनी उतनी ज्यादा मिठास, वो वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। पैलेडियम, इफ यू आर यूजिंग पैलेडियम फॉर हाइड्रोजनेशन पर्पज, देन डेफिनेटली आपके पास मैक्सिमाइजेशन नेप्था की हो सकती है, सिंगल स्टेज में भी हो सकती है, टू स्टेज में भी हो सकती है। कंपैरेटिवली इफ यू यूज निकल मोलिब्डेनियम ओरिएंटेशन, तो आपके पास वो प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा ना इस्तेमाल करनी पड़े, सॉरी प्रोडक्शन आपके पास ज्यादा होगी, लेकिन आपके पास यूसेज कम से कम, यानी कि कम से कम कैले कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपके पास वो प्रोडक्शन आ सकती है। कमिंग टुवर्ड्स अनदर ओरिएंटेशन हाइड्रोजनेशन के लिए हमारे पास है निकल एंड टंगस्टन, ठीक है ना। एसिडिक फंक्शन हमारे पास क्या आ गया? क्योंकि नेप्था का जिक्र है तो नेप्था ही कन्वर्ट होगा गैसोलीन के अंदर, ऐसा ही है बेटा? सही बात कर रहा हूं बेटा? नेप्था की कन्वर्जन गैसोलीन साइड पे ज्यादा होगी, ठीक है। अगर एक चीज हाइड्रोजनेट हो रही है नेप्था के कन्वर्जन में, तो दूसरा एसिडिक फंक्शन उसे क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है गैसोलीन के अंदर। तो सिमिलरली आपके पास ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज है, द मोर कैटलिस्ट यू ऐड और द लिटिल कैटलिस्ट यू नीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज पर्टिकुलर एप्लीकेशन टाइप्स, जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है, नेप्था, केरोसिन, डीजल। ल्यूब ऑयल के लिए बेटा सिर्फ एक गिवन है। ल्यूब ऑयल पर्पस के लिए हाइड्रोक्रैकर बहुत शाज़ो नाज़र लगाए जाते हैं, घोरे लगाते हैं बेटा, पाकिस्तान में तो अभी तक किसी की ओरिएंटेशन है नहीं, ठीक है जी। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर वैक्यूम गैस ऑयल ट्रीटमेंट, हमने ये निशानदही कर दी है कि हम या तो हाइड्रोक्रैकर किसी भी पर्टिकुलर फीड स्टॉक को लेके चल सकते हैं। मकासद हमारे क्या थे? गैसोलीन की प्रोडक्शन ज्यादा करनी और लाइट डिस्टिलेट की या मिडिल डिस्टिलेट की, सॉरी मिडिल डिस्टिलेट की प्रोडक्शन ज्यादा करनी। अगर इफ आई एम यूजिंग वैक्यूम गैस ऑयल एज अ फीड स्टॉक, सो पर्टिकुलरली मेरे पास देखें चीजें बयान हो गई कि कैटलिस्ट किस किस शक्ल का हो सकता है, किस किस ओरिएंटेशन का हो सकता है। अगर मैं हाई कन्वर्जन हाइड्रोक्रैकिंग की तरफ जाता हूं कि मैंने हाई कन्वर्जन करानी है, दैट इज x शुड बी इक्वल टू 90+%। कन्वर्जन समझ रहे बेटा? x इज इक्वल टू 90% प्लस, मैं कह रहा हूं कन्वर्जन होनी चाहिए। फॉर दैट पर्पज आई नीड अ बायफंक्शनल कैटलिस्ट। मिसाल के तौर पे अमोर्फस सिलिका एल्यूमिना जियोलाइट हो सकता है, और आई कैन यूज फॉर हाइड्रोजनेशन पैलेडियम या प्लैटिनम यूज कर सकता हूँ, या निकल कोबाल्ट के साथ यूज कर सकता हूँ, या मोलिब्डेनियम टंगस्टन के साथ यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। इफ आई नीड अ माइल्ड हाइड्रोक्रैकिंग, जो कि आपके पास डीजल मैक्सिमाइजेशन के पेश नजर की जा रही है, कहाँ पे? पाक अरब रिफाइनरी में, वहां पे ये चीज उस लिहाज से मैं आपको चले दिखा भी देता हूँ, आपको जरा आइडिया हो जाएगा और अच्छे तरीके से। जस्ट अ मोमेंट बेटा। सब बच्चे साथ चल रहे हैं बेटा? जी सर। यस एक बच्चा साथ चल रहा है, और बच्चे साथ नजर नहीं आ रहे मुझे गालबन। जी जी सर। साथ चल रहे हैं, चलें। यस सर। अच्छा जी सर ये क्रॉस का आपने अभी क्या बताया सर? थोड़ा सा नेट का इशू है, सही सुनाई नहीं दे रहा। दोबारा बताएं, दोबारा अब्दुल्ला बताएं, क्या कह रहे हैं सवाल? सर ये 7.13 ग्राफ का सर आपने क्या बताया, ये टेबल जो बना हुआ है? देखो टेबल के अंदर ये जो x नजर आ रहा है ना, x, ये x बता रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन आ जाएगी। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो, आपके पास एप्लीकेशन टाइप पे नेप्था लिखा हुआ है, मैक्स नेप्था 2 दफा, मैक्स केरोसिन 2 दफा, और मैक्स डीजल 2 दफा। अब उसूलन तौर पे अगर मैं मैक्सिमम नेप्था की तरफ जाना चाहता हूँ, और मैं सिंगल स्टेज बात करता हूँ कि प्रोसेस टाइप को करता हूँ वन स्टेज, तो यहाँ मुझे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी पड़े पैलेडियम की, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कम से कम मसाले में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजनेशन करा सकता हूँ। मसाला कौन सा डाला जाएगा? निकल मोलिब्डेनियम का या निकल
टंगस्टन का रेशो। जब मेरे पास हाइड्रोजनेशन हो जाएगी तो उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट भी करना है। उस कन्वर्जन के लिए मैंने एसिडिक फंक्शन के लिए जो बायोफंक्शनल कैटलिस्ट की शक्ल में जो यूज किया था गैसोलीन प्रोडक्शन के लिए, वो मैंने जियोलाइट यूज कर दिया कि मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ज्यादा होनी चाहिए, तभी मेरे पास गैसोलीन कन्वर्जन होगी। ये मसाला जात बता रहा है कितनी तासीर में आपने डालने हैं। 3 स्टेरिक आपको दिखा रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा यूज करना है। सिंगल स्टेरिक बता रहा है कि आपको बेटा कम फ्रीक्वेंसी में यूज करना है, कंपैरेटिवली टू 3 स्टेरिक्स। 1 स्टेरिक आपके पास वॉल्यूम कम होगा और आपके पास कन्वर्जन ज्यादा होगी। ये बताना चाह रहा है आपको। मतलब कि सर ये एक स्टेज के लिए हमें इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए जो आगे मेंशन है सबकी। एग्जैक्टली यही तरीकेकार है। अच्छा मैं आपको क्या और सर दिखा ये जो रहा हूँ। नेप्टा मैक्स नेप्टा 2 मतलब 2 स्टेजेस में होगा ये, क्या कह रहे हैं? इसका क्या मतलब? सर दूसरा जो आपने मैक्स नेप्टा 2 लिखा हुआ है ना, तो ये ये अब 2 अभी स्टेजेस में मेरी, होंगे? हाँ देखो, पहला रिएक्टर 1 स्टेज, दूसरा रिएक्टर 2 स्टेजेस, सिंपल एज दैट। जैसे कैटालिटिक रिफॉर्मिंग आपकी 3 स्टेजेस में चलती है ना, रिएक्टर 1, रिएक्टर 2, रिएक्टर 3। नहीं सर, मैंने सेमी रीजनरेटिव रिफॉर्मिंग देखी, सॉरी, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग का जिक्र कर रहा हूँ। सेमी रीजनरेटिव भी होती है, कंटिन्यूस कैटलिस्ट रीजनरेशन के साथ भी होती है, और बिल्कुल वंस थ्रू भी होती है, यानी कि कैटलिस्ट डाला 3 साल बाद कैटलिस्ट जो ना गंदा निकालना, फिर नया कैटलिस्ट डाल देना। ओरिएंटेशन तो मेरे पास है, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे जो 1 और 2 स्टेजेस का जिक्र आ रहा है ना, ये बेसिकली रिएक्टर्स का जिक्र कर रहा है कि पहले रिएक्टर में इतनी प्रोडक्शन, दूसरे रिएक्टर में भी अगर आपको मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है तो आप ये कर सकते हैं। आप ये इस तरीके से लेके चल सकते हैं ओरिएंटेशन कैटलिस्ट की जो बायोफंक्शनल है। ठीक है। अच्छा मतलब मैं कि आपको सर एक, अगर हम स्टेजेस बढ़ाते हैं तो हमारे पास कैटलिस्ट भी कम यूज होंगे। एग्जैक्टली स्टेजेस नहीं, डिपेंड करता है। कैटलिस्ट सर स्टेजेस जैसे कि बढ़ाएंगे, देखें। मेंशन है ना, पहले स्टेज में वो निकल वो और कोबाल्ट वगैरह भी यूज हुए, इसमें नहीं हुए। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, चीजों को पिक नहीं कर रहे बेटा, ये गलत। दोबारा सर वो देखो, पिक्चर शो करो देखो। सर हाँ दोबारा। पिक्चर देख, पिक्चर में दोबारा शो कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, जस्ट मोमेंट। ये पिक्चर शो हो गई। अब देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एक स्टेजेस कोई 3000 फुट लंबी नहीं है ना, 2 स्टेजेस 6000 फुट लंबी है। इसको इस लिहाज से समझो, ये जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है ना डेटा, पहला पहला बिल्कुल ठीक है ना। यस लेट्स सर। सपोज ये मैं नेप्था का जिक्र कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये नेप्था प्रोडक्शन के लिए अगर मैं सिंगल स्टेज यूज कर रहा हूँ, मुझे पैलेडियम का ज्यादा मसाला डालना पड़ेगा उसी नेप्था की मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए। निकल मोलिब्डेनम यूज करूंगा तो कम मसाला डालना पड़ेगा, निकल टंगस्टन यूज करूंगा तो मसाला कम डालना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड है। अब कंपैरेटिवली अगर मतलब मैं सर कि मसाला मतलब मसाले से मुराद है क्या? कि एक कैटलिस्ट एक ही डलेगा, कैटलिस्ट एक ही डलेगा। पैलेडियम को इस्तेमाल सर करोगे तो बहुत, निकल टंगस्टन और निकल मोलिब्डेनम ये दोनों यूज हुए ना सर इसमें से? दोनों और यूज नहीं हुए बेटा, इसके समझने का तुम लोग समझ नहीं रहे हो ना चीज को। मेरी चीज को एक दफा तो मुझे वही। कंप्लीट करने दो, मेरी भी कंप्लीट करने दो। ये 3 ओरिएंटेशन लिखी हुई है। अगर पैलेडियम यूज करोगे तो बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। पैलेडियम के साथ निकल मोलिब्डेनम यूज नहीं हो रहा, निकल मोलिब्डेनम के साथ निकल टंगस्टन यूज नहीं हो रहा। ये 3 मुख्तलिफ अच्छा तरीके कार बयान करे हुए हैं कि अगर सही है मैक्सिमम सही नेप्था है। चाहिए तो पैलेडियम का ज्यादा तुम्हें मसाला चाहिए हाइड्रोजनेशन के लिए। अलॉन्ग विद दैट तुम्हें वाई टाइप जियोलाइट भी तुम्हें ज्यादा मसाले में डालना पड़ेगा। अब अगर आप दूसरे दूसरे 2 स्टेजेस में लेके जाना चाहते हैं, लेके जा सकते हैं आप, ठीक है ना। वही सेम ओरिएंटेशन है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन तो उसमें सर कंपैरेटिवली। जी जी। ये दो तो यूज नहीं होंगे ना सर, फिर निकल एक टाइम मोलिब्डेनम पे और एक निकल ही यूज टंगस्टन? होगा। अभी कैटलिस्ट ऊपर बेटा हमने जो पिछले क्लास में जो पढ़ा था, उसमें क्या 3 कैटलिस्ट एक दफा एक साथ मैंने डाले थे। बायफंक्शनल कैटलिस्ट का क्या मकसद है? या पैलेडियम हो सकता है, या प्लेटिनम हो सकता है, या निकल मोलिब्डेनम हो सकता है, या निकल टंगस्टन हो सकता है। अगर सर निकल सर मोलिब्डेनम होगा तो वो सिलिका के साथ इस्तेमाल होगा, निकल टंगस्टन होगा तो सिलिका के इस्तेमाल होगा। पैलेडियम या प्लेटिनम यूज करूंगा, कोई भी यूज हो सकता है। मैं अगर पैलेडियम यूज कर रहा हूं तो उसको मैं वाई टाइप कैटलिस्ट, वाई टाइप जियोलाइट के साथ यूज करूंगा। तो एक के साथ एक की ओरिएंटेशन है। हाइड्रोजनेशन के लिए एक कैटलिस्ट, एसिडिक फंक्शन के लिए 8 कैटलिस्ट। दोनों की गोली आपके पास क्या होगी? 50-50 बन गई गोली। समझ रहे? मैं इस लिहाज से समझा रहा हूँ। सर एक सवाल है सर। जी जी। जैसे कि वन में जो है ना निकल मुनिब्डियम, उसमें भी मतलब कि वो स्टेरिक लगा हुआ, ये भी यूज हो सकता है इररेलेवेंट है, तरीका? आगे बढ़ो, इररेलेवेंट है, आगे बढ़ो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है, फजूल में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आप लोग के साथ बेटा शेयर क्या करना चाह रहा था, एक प्रेजेंटेशन है डीजल मैक्स की। ये सब बच्चों के साथ शेयर हो रही है?
क्लियर हो रही है सब बच्चों के साथ? जी सर। जी सर। अच्छा, ये मैं आइडिया दे रहा हूँ आप लोग को कि हाइड्रोक्रैकर एज अ माइल्ड हाइड्रोक्रैकर इज बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान, ठीक है ना। हो क्या रहा है, डीजल मैक्स प्रोसेस यूनिट कैटालिटिकली डीसल्फ्राइजेस डीनाइट्रिफाइज अ वैक्यूम गैस ऑयल, वही यानी कि वैक्यूम डिस्टिलेशन से जो फीड आ रही है, एंड कन्वर्ट्स द फीड स्टॉक टू अ डीजल प्रोडक्ट, केरोसिन, नेप्था, लाइटेंट्स इंक्लूडिंग एलपीजी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। माइल्ड हाइड्रोक्रैकिंग मैंने क्या जिक्र करा था, माइल्ड हाइड्रोक्रैकिंग कर रही है, यानी कि हाइड्रोजन की मौजूदगी में क्रैकिंग हो रही है। अच्छा, किस तरह से हो रही है? कैटालिटिक रिएक्टर है, एक फ्रैक्शनेशन है, फिर एक थर्मल सेक्शन है। अंदाजा, जस्ट जस्ट मोमेंट, एक सेकंड, इसकी पीएफटी की तरह है, जस्ट पीएफटी की तरह है। कैटलिस्ट बताते हैं, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इसने कौन सा इस्तेमाल करा है? बाकर वाले कौन सा इस्तेमाल करते हैं? बाकर वाले इस्तेमाल करते हैं, यूओपी हैज डेवलप्ड अ स्पेशल टेक्निक फॉर लोडिंग कैटलिस्ट इनटू द रिएक्टर्स टू मैक्सिमाइज डेंसिटी। डेंस लोडिंग इंप्रूव्स फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द कैटलिस्ट बेड, मैक्सिमाइजिंग कैटलिस्ट यूटिलाइजेशन। कैटलिस्ट है कौन सा? अच्छा जी, कैटलिस्ट का नाम ही नहीं लिखा हुआ। चलो जी, गुड हो गया। Metals may come into system via additives, anti-foaming agent, feedstock contaminants, ठीक है। कैटलिस्ट सिंटरिंग होगी, सिंटरिंग। अच्छा, कैटलिस्ट का जिक्र नहीं है बेटा। चलो मैं इसका निकाल के जो आप लोग को आइडिया दे दूंगा। कैटलिस्ट का एक पर्टिकुलर मेरे पास इसका फ्लो भी पड़ा, इसका एक एब्रीवेशन भी पड़ी थी, नेम भी पड़ा हुआ था। कैटालिटिक रिएक्टर। गालरन बेटा समझ आ गया जो बताना चाह रहा था आपको? ये चीज समझ आ गई ना आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि हाइड्रोक्रैकिंग इज टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स रिएक्शंस। आप बेटा हम देख चुके थे, हाइड्रोजनेशन भी देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। हमने टेम्परेचर प्रेशर्स भी देख लिए थे। फीड प्रिपरेशन देखी थी बेटा हमने, आई थिंक सो। फीड प्रिपरेशन देख चुके हैं या नहीं देखी बेटा? एनीवन? नहीं देखी सर सर। देख ली। नहीं देखी, चलो देख लेते हैं। अच्छा जी, रिएक्शंस का बेटा में जिक्र हो गया कि हमारे पास आइसोमराइजेशन भी होती है, क्रैकिंग भी होती है, हाइड्रोजनेशन भी होती है। रिएक्शन हमारे पास बेताश हैं, ठीक है ना। ये आपके पास जो फिगर 7.1 के बॉटम पे जो ये ग्राफ गिवन है ना बेटा, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक दफा। फीड प्रिपरेशन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पीएफडी बेटा समझना हमारे लिए बहुत आसान है। पीएफडी समझ के यहाँ से चीज यहाँ पे गई, यहाँ से चीज यहाँ पे गई, ये रिएक्शन हुआ, चलो भाई ठीक है, प्रोसेस हो गया। हमने पहले ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी प्रोसेस का देखा जाए। So we have to prepare the feed initially also. अच्छा, हाइड्रोक्रैकिंग कैटलिस्ट। बिफोर वी टॉक अबाउट हाइड्रोक्रैकिंग, हमारे पास फीड स्टॉक हाइड्रो ट्रीटेड जरूर होगा। डू यू एग्री ऑल? सर रिपीट करिएगा। हाइड्रोक्रैकिंग से पहले फीड स्टॉक को हाइड्रो ट्रीट किया जाएगा, जरूरी है कि गैर जरूरी है? जी सर, क्योंकि अगर सल्फर होगा तो वो खराब कर देगा कैटलिस्ट। एग्जैक्टली, गुड है, बिल्कुल गुड है। लेकिन एक और बच्चे कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, और भी चीजें ऐड की जा सकती हैं। एनीवन? सर सैचुरेशन के लिए। सैचुरेशन के लिए हाइड्रोट्रीटिंग में आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द सैचुरेशन हो जाती है। स्टिल अगर आपके पास कुछ ट्रेसेस रह जाएं, जरासीम रह जाएं, धब्बे रह जाएं, उन धब्बों को कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए, क्योंकि वो छोटी छोटी माइन्यूट क्वांटिटीज भी जाके कैटलिस्ट को बेटा तितर बितर कर देती हैं। तो ये starting from the first line of paragraph 7.2, hydrocracking catalyst is susceptible to poisoning by metallic salts, oxygen, organic nitrogen compounds and sulfur in the feedstocks। जैसा कि अभी एक प्रेजेंटेशन हमने देखी, उसके अंदर हमारे पास ज्यादातर क्या जिक्र आ रहा था कि मेटालिक सॉल्ट्स, ऑक्सीजन कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स फीड स्टॉक के ज्यादा रिमूव करने। सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये प्रीडोमिनेंटली बहुत ज्यादा मेंशन्ड हैं, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन देखी उसके अंदर हमारे पास कमोबेश डीनाइट्रिफिकेशन बहुत ज्यादा की जा रही है, डीसल्फराइजेशन बहुत ज्यादा की जा रही है, और आपके पास डीमेटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा की जा रही है। अच्छा, वजह क्योंकि आपका जो फीड स्टॉक है या तो वैक्यूम गैस ऑयल है,
या आपके पास नॉर्मल केसेस में कोकर का ऑयल हो सकता है, साइकिल ऑयल, या एफसीसी का साइकिल ऑयल हो सकता है, जो कि निस्बतन इंतहाई गंदी चीजें होती हैं। बहुत हैवी फीड स्टॉक होता है, बहुत गाढ़ा फीड स्टॉक होता है, सल्फर भरा हुआ होता है, कॉन्डेंसन कार्बन रेजिड्यू भरा हुआ होता है, कार्बन की चेन्स आपके पास लेट सपोज ग्रेटर देन C300 होती हैं, यानी कार्बन चेन्स इतनी हार्ड एंड फास्ट स्टेबल चेन्स होती हैं। तभी आपको क्या जरूरत होती है, कैटलिस्ट की मौजूदगी चाहिए होती है, क्योंकि ये ब्रेकेज बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी। द फीड स्टॉक इज हाइड्रो ट्रीटेड टू सैचुरेट द ओलेफिन्स, रिमूव सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल कंटेनिंग मेटल्स आर क्रैक्ड। जो मेटल्स मौजूद होंगे, जैसा कि हमने हाइड्रो ट्रीटिंग में पढ़ा था, जो लास्ट हमारा 8 रिएक्शन नंबर 8 जो था हमारा, जो कि पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक रिंग्स थी, उसमें आपने मेटल की ओरिएंटेशन देखी होगी कि बिल्कुल सेंटर स्ट्रक्चर पे था, यानी स्पाइडर वेब की तरह आपके पास एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ था और सेंटर पॉइंट पे आपके पास मेटल था। उस मेटल को निकालने के लिए बेटा आपको डेफिनेटली टेम्परेचर बेस्ड क्रैकिंग की जरूरत नहीं थी, आपको या तो हाइड्रोजन बेस्ड क्रैकिंग की जरूरत थी या कैट बेस्ड क्रैकिंग की जरूरत थी, क्योंकि उस मेटल को हिट करने के लिए आपको जाहिर सी बात है बहुत तगदो करनी पड़ती है। ऐसा ही है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं सब बच्चे? जी जी बेटा, दोबारा रिपीट करें, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बेटा सवाल रिपीट करें, आपकी आवाज कट गई थी। हेलो हेलो। सर शायद किसी का माइक खुला रह गया था। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ बेटा, किसी बच्चे का सवाल तो नहीं था बेटा? कोई सवाल तो नहीं था ना किसी का बेटा? आगे बढ़े, चलें जी सर आगे बढ़िए। ठीक है जी। अच्छा जी। The nitrogen and sulfur compounds are removed by conversion to ammonia hydrogen sulfide। ठीक है, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया में। सल्फर किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड में। ये चीज़ हमें पता है। हाईलाइट करके बेटा उर्दू बयान कर रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादातर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो कि मौजूद होते हैं वो परमानेंट पॉइजन के तौर पे काम करते हैं कैटलिस्ट पे। लेकिन जो हमारे पास जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स हमारे रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन के साथ, उससे हमारा कैटलिस्ट डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है ना। नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन किस में जाती है? मेजॉरिटी कन्वर्जन अमोनिया में होती है। अमोनिया की मौजूदगी कैटलिस्ट के लिए परमानेंट पॉइजन नहीं है, तो इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आगे आगे ही फरमा रहा है कि कुछ हाइड्रोक्रैकिंग कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए हाइड्रोजन सल्फाइड की कुछ प्रेसिपिटेशन जरूर होनी चाहिए लो कंसंट्रेशन में। वो क्या करेंगे? वो भी एज अ कैटलिस्ट, एज अ बैरियर एक्ट करेंगे। किस चीज के लिए? टू इनहिबिट, रोकेंगे किस चीज को? एरोमेटिक रिंग्स की सैचुरेशन को। सैचुरेशन से मुराद यह है कि उनके स्टेबल होने से रोका जाएगा उनको। अगर लो सल्फर की मौजूदगी इस लिहाज से भी काफी हद तक फायदेमंद है। तो सर इसका मकसद है कि सर सल्फर का कुछ पीपीएम अलाउ होना चाहिए। वो डिपेंड करता है बेटा, रिफाइनर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस पे हमारे पास एज सच कोई डेटा है नहीं, तो हम लोग अपना आइडिया नहीं दे सकते कि सर कितना पीपीएम चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोक्रैकर इज नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान। मैक्सिमाइजेशन अगर हो रही है तो मेटल डिस्टिलेट के लिए हो रही है। हाइड्रोक्रैकर एक मेन स्ट्रीम हाइड्रोक्रैकर नहीं लगा जैसा गोरा लगाता है। गोरा लगाता है गैसोलीन की प्रोडक्शन के लिए, सिंपल सी बात है। हमारे पास जो बेटा अराउंड 9.1 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ नेप्था जो प्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान में, जो कि मैं गालबन आपको 7 साल पहले का फिगर बता रहा हूं। आई रिपीट, 9.1 मिलियन टन्स पर एनम पर ईयर के हिसाब से नेप्था प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि बेटा पेंट के अंदर बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो आप, या कच्चा ईरानी पेट्रोल की शक्ल में बेटा आप गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हो। इतना नेफ्था हमारे पास इजीली इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है गैसोलीन में। अगर हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोक्रैकर लगा होता, जो कि गैसोलीन यील्ड को इंक्रीज करने के लिए अगर लगाया जाता पाकिस्तान के अंदर, जस्ट अ सिंगल हाइड्रोक्रैकर, आपकी गैसोलीन का बेटा, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि गैसोलीन आपको जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो टोटली एचओबीसी होता, हाई ऑक्टेन होता, ठीक है ना। अनलेडेड पेट्रोल नहीं होता 87 88 रॉन वाला या 91 रॉन वाला, 92 रॉन वाला, आपको सारा मिलता ही हाई ऑक्टेन। लेकिन कंपैरेटिवली फिर वो एक एक अलग एक सिनेरियो, उसमें बाद में जाएंगे। अच्छा जी,
इन हाइड्रोटीटर अ नंबर ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ओलेफिन की सैचुरेशन, एरोमेटिक रिंग की सैचुरेशन टेक प्लेस करते हैं, लेकिन क्रैकिंग इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट एट द ऑपरेटिंग कंडीशन यूज्ड। क्यों इनसिग्निफिकेंट हो जाता है? जो कंडीशन चल रही है, जो कंडीशन आपने बयान की है अभी थोड़ी देर पहले कि क्या कंडीशंस होती थी, क्या टेम्परेचर रखा जाता था, ये टेम्परेचर बेटा मेंशन्ड है आपके पास। 290 टू 400 सेंटीग्रेड से कैरी आउट किया जाता है, 1200 टू 2000 psig प्रेशर रखा जाता है, ठीक है ना। लार्ज सर्कुलेशन ऑफ हाइड्रोजन विद फीड स्टॉक हम करते रहते हैं, ठीक है ना। कैटलिस्ट रीजनरेशन चलती रहती है, ये हमने कंसिडर कर ली चीजें, ठीक है ना, अंडरस्टूड है। अच्छा, आगे कहता है कि द एक्सोथर्मिक हीट्स ऑफ डीसल्फराइजेशन एंड डीनाइट्रोजनेशन आर हाई। यानी कि देखें, एक तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है आपको 400 सेंटीग्रेड का, जहां पे आपका रिएक्शन स्टार्ट हो। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जो डी नाइट्रोजनेशन होगी, डी सल्फराइजेशन होगी या सैचुरेशन होगी आपके पास, वो एक्सोथर्मिक होगी, हीट इवॉल्व करेगी, ठीक है ना। किस हद तक करती है? अप्रोक्सीमेटली 2400 टू 2800 किलो जूल्स पर स्टैंडर्ड मीटर क्यूब। स्टैंडर्ड मीटर के मतलब स्टैंडर्ड मीटर क्यूब से मुराद है कि आपको इस हद तक चाहिए, मतलब 65 टू 75 BTU पर स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड है। इतनी ज्यादा आपको हाइड्रोजन की मौजूदगी भी चाहिए, और ओवरऑल हीट इवॉल्व भी कितनी ज्यादा कर रही है, किलो जूल्स में आ रही है बेटा, ये ध्यान में रखें, 2400 टू 2800 किलो जूल्स। इफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेंट्स ऑफ द फीडस्टॉक आर हाई, बहुत ज्यादा तेज है बेटा, मतलब लेट सपोज 8000 ppm आ रहा है सल्फर, 500 ppm नाइट्रोजन आ रहा है, दिस इफेक्ट कंट्रीब्यूट्स एप्रिशिएबली टू द टोटल हीट ऑफ द रिएक्शन। जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, उतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी। आगे क्या कहता है बेटा? बेटा इसको देख लीजिएगा, हमें गालबन हम स्टार्ट कर देते हैं, हमारे पास जो ओरिएंटेशन है हमें PFD तक आ जाना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स बेटा, काइनेटिक्स, ये पढ़ लीजिएगा 7.3.5.2, दिस इज फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं मेन चीजें जो कि फाइम के अंदर बेटा डिटेल में, अब सारे बच्चे साथ हैं बेटा, सबको आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा बेटा, ये दो किताबों के अंदर मैं तीन तीन चीजें बार बार दिखा रहा हूं ना, इसको बेटा मिक्स नहीं करिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो बेटा हर टॉपिक का एक, हर मतलब मेन टॉपिक की आप सब टॉपिक्स लिख के नोट्स इस लिहाज से बनाइएगा कि कौन सी चीज मेरे लिए बेहतर है, कौन सी चीज मैं ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से मेंशन कर सकता हूँ, या कौन सी चीज प्रेजेंटेबल है पेपर के अंदर जो सर को समझ आ जाएगी, ठीक है ना। मेरे लिए इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखना बेटा, प्रिसाइज दो बुक्स डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ आपको चीजें एक ही बयान कर रही हैं, ठीक है ना, तो समझिएगा अच्छे तरीके से। अच्छा, हाइड्रो क्रैकिंग प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं, मेन अंडरस्टैंडिंग PFDs की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन को बेटा देख लीजिएगा, काइनेटिक्स को देख लीजिएगा, ओरिएंटेशन ऑफ फीड स्टॉक देख लीजिएगा, कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा ये भी देख लीजिएगा। हमने ब्रीफ डिस्कशन कर ली है, ठीक है। The following factors can affect operation, product quality, yield, quantity and the total economics of the process. जैसा कि ऊपर मेंशन था, दो टेबल्स के अंदर मेंशन था, 1 stage 2 stage process should be configured initially at the start, whether the refiner is willing for a 1 stage hydrocracker or he is willing for 2 stage hydrocrackers, या 1 through हो सकता है रिसाइकल, या 2 stages पे जा सकता है। Coming towards the catalyst type, what type of catalyst you need to use, whether the refiner is thinking that I need a gasoline production in a higher side or I need the production of middle distillates to be on the higher side, ये मेरी orientation है being a refiner, ठीक है। Then the third point is operating conditions, depends on the process objective, वही बात आ गई बेटा, you being the refiner, you student being the refiner, let's suppose for example if you're talking about द कन्वर्जन लेवल, तो आपने खुद आइडेंटिफाई कराना है कि मिडिल डिस्टिलेट बनाना चाह रहा हूँ या गैसोलीन बनाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में देखें बेटा क्या चीज बन रही है, मिडिल डिस्टिलेट ज्यादा बन रहे हैं। वजह क्या है? हमारे पास इसकी एक्स रिफाइनरी मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन भी उस चीज की जा रही है। गैसोलीन हमारे पास है, हमारे पास गैसोलीन की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं, कभी कम हो जाती हैं 60 पे आ जाती हैं, कभी 120 पे चली जाती हैं। डीजल हमारे पास बेटा एक वाहिद एक प्रोडक्ट है जो कि कम हो बेश 100 से ऊपर ही चलता है, 100 से नीचे कभी नहीं आया।
ऐसा ही है बेटा, आप लोगों ने प्राइसेस की हाइक देखे ही होंगे, आइडिया होगा आप लोगों को सब। ऐसा ही है बेटा, सब बच्चे साथ हैं? जी सर, साथ है। साथ है, गुड है। सो तो नहीं रहना बेटा, सब बच्चे साथ हैं। राबिया समझ आ रहा है सही आपको? उमा बेटा समझ आ रहा है? तैयबा, रेहाम, सब बच्चों को आइडिया जी हो सर, रहा है आ बेटा? रहा है। अब्दुल्ला, आ रहा है सर। हसीब, दानियाल, यस। अजहर बेटा समझ आ रहा है सही से? अनस आपको बेटा सर यस सर, आ रहा है। यस सर। आ रहा है? लारेब और कश्यप बेटा आप लोग को भी आ रहा है? यस सर। 69, यस यस। सॉरी 67, सॉरी 67 आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है? जी सर, आ रहा है। बेटा मुझे पहले बता दीजिएगा कि सर आप बहुत ज्यादा खिचड़ी बना रहे हैं, आपने इतनी ज्यादा खिचड़ी बना दी, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप नीचे आ जाए, बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रहे हैं, आप नीचे आके पढ़ाएं, मुझे आइडेंटिफाई कर देना बेटा जहाँ पे आपको लगे कि बहुत ज्यादा चीजें आगे पीछे जा रही हैं, ठीक है? पहले आइडेंटिफाई कर देना, आखिर में आके आइडेंटिफाई नहीं करना जिस तरह बेटे ग्रुप पे करा था, ठीक है? चलें ऑपरेटिंग कंडीशन पे आते हैं। कन्वर्जन मुझे कितनी चाहिए? अच्छा, कन्वर्जन से क्या मुराद है बेटा? कोई एक बच्चा मुझे जल्दी से ब्रीफली बताए जल्दी, कन्वर्जन से क्या मुराद है? राइटर क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्या मुखातिब कर रहा है? व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? कन्वर्जन लेवल क्या आइडेंटिफाई कराता है बेटा? सर मतलब कन्वर्जन कितने % कन्वर्जन चाहिए, ऐसे ही होगा ना? वो तो बेटा मुझे भी पता है, x इज इक्वल टू 90 रखो, x इज इक्वल टू 100 रखो, इट इज अंडरस्टूड, बट व्हाट डज इट मीन बाय कन्वर्जन? फीड स्टॉक डिपेंडेंसी है। इफ अगर आप वैक्यूम गैस ऑयल यूज कर रहे हैं तो आपके पास कन्वर्जन 90 प्लस रखनी है, ये आपकी जवाबदीद है। 70 प्लस रखनी है, ये आपकी जवाबदीद है। क्योंकि बेटा जितना हैवी फीड स्टॉक है, उसको जितना मैक्सिमम कन्वर्ट करोगे, उसका रेजिड्यू भी उतना ही बचेगा बेटा। उस रेजिड्यू को आपने संभालना भी होगा। 90% कन्वर्जन की तरफ जा रहे हो तो कैटलिस्ट तो बेटा आपका ऐसे खर्च होगा जैसे बेटा आपने कह ले कि जैसे आप नमक छिड़कते हैं ना बेटा हांडी के अंदर, आपको पता नहीं लगता आपने कितना नमक डाला है, इस तरीके से बेटा आपका कैटलिस्ट जो है ना जाया हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बेटा आपकी ओरिएंटेशन, बीइंग अ रिफाइनर, बीइंग एन ऑपरेशन इंजीनियर, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ रिफाइनरी, you have to look into the inventory of catalyst you have, the regeneration criteria you have, और आपके पास कोकिंग विद इन द रिएक्टर कितनी हो रही है, क्योंकि आपको ये भी आइडिया है कि कैटलिस्ट पे मेरे जितनी कह ले अमोनिया भी चिपक रहा होगा, मेटल्स भी चिपक रहे होंगे, और कोकिंग भी काफ़ी ज़्यादा कोकिंग डिपॉजिट हो रही होगी, तो इसको मैंने रेडिकेट भी करना है। ये सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं, ठीक है ना? तो कन्वर्जन आपने जहन में ये रखनी है कि सर इफ़ वी आर यूजिंग वैक्यूम गैस ऑयल और लेट अस सपोज हम कोई बहुत हैवी फीड स्टॉक यूज कर रहे हैं, तो कन्वर्जन लेवल हमारे पास 70 प्लस होता है नॉर्मल केस में। अगर मैं डीजल को हाइड्रोक्रैक करके नेफ्था बनाना चाह रहा हूँ, तो बेटा कंपैरेटिवली आपके पास ओरिएंटेशन कन्वर्जन की ज्यादा हो सकती है, ठीक है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, वही बात आ गई। क्या बात आ गई? ये जो सेकंड पॉइंट है बेटा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, ये क्या चीज को आइडेंटिफाई करा रहा है? ये एसिडिक फंक्शन आपके पास जो है, ये जो एसिडिक फंक्शन है बेटा, ये आइडेंटिफाई कराएगा कि आपने गैसोलीन की तरफ जाना है या आपने मिडिल डिस्टिलेट की तरफ जाना है, ठीक है? ये मैक्सिमाइजेशन एसिड फंक्शन पे डिपेंडेंट है। यू गेट द पॉइंट? ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द एसिडिक फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट। चले जी आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे से यस सर भी कह दिया सर करें, काइंडली कैसे कह सर? दिया करें। सर कैसे? कैसे सर? जी आप बताओ कैसे नहीं हो सकता? मैं अपना बयान करता हूँ, आपसे अपने जो ना आर्गुमेंट बयान करूंगा। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो सकता? नहीं की भी तो वजह होगी ना बेटा। अगर मैं हाँ कह रहा हूँ हाँ की वजह है, तो नहीं की भी तो वजह होगी। कंफ्यूज हूँ सर, समझ में नहीं आया सर, नहीं समझ देखो में मेरी आया। बात मेरी बात सुनो। देखें, हाइड्रो क्रैकिंग के अंदर हाइड्रो क्रैकिंग दो तरह की होती है, या तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में या हाइड्रोजन की मौजूदगी में। ऐसा ही है, राइटर यही कह रहा है, बिल्कुल ठीक है? सर। अब आगे बढ़ते हैं।
राइटर कहता है नहीं यार ऐसा नहीं करते, हाइड्रोक्रैकिंग मेरे पास क्या है, बाय फंक्शनल कैटलिस्ट है, यानी कि आधा हाइड्रोजन जो मेरा हाइड्रोजन की प्रोडक्शन विद इन द प्लांट चल रही है मैं वो भी यूटिलाइज कर रहा हूँ, और जो एसिडिक फंक्शन है वो भी यूटिलाइज हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा सर प्लैटिनम से तो हाइड्रोजनेशन हो रही है, हाइड्रोजनेशन हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, क्रैक कर रहा है, ठीक है सर क्रैक कर रहा है, किस लिहाज से क्रैक कर रहा है, किसको क्रैक कर रहा है? अगर मेरे पास वैक्यूम गैस ऑयल फीड स्टॉक यूज किया जा रहा है, अगर मेरे पास कोकर ऑयल का फीड स्टॉक यूज किया जा रहा है, अगर मेरे पास फ्लूट कैटालिटिक क्रैकर का मेरे पास साइकिल ऑयल यूज किया जा रहा है, तो मेरे पास कंपोजिशनल एनालिसिस मेरे ये चीज आइडेंटिफाई कर देगी कि मैं इसको हाइड्रो क्रैक करूं या इसको कैट क्रैक करूं। मैं हाइड्रो क्रैकिंग की तरफ क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ओरिएंटेशन क्या मौजूद है, क्रैकिंग सिंपलिस्टिक है, कैटलिस्ट को बिला वजह इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं बिला वजह इस्तेमाल करने की तरफ लेके नहीं जा रहा, मैं क्या कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हाइड्रोजन की मौजूदगी में क्रैक कर रहा हूं। ठीक है, जब मेरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्रैक हो जाते हैं उसके बाद फिर एसिडिक फंक्शन क्या करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा मेरे डिजायर प्रोडक्ट के अंदर। अब लेट सपोज अगर मैं C20 को ब्रेक कर रहा हूं, C20 ब्रेक होगा किसमें, C10 में, C5 में, C2 में, C3 में, C1 में, C4 में, ऐसा ही है ना बेटा। अब जब C20 ब्रेक डाउन हो गया तो मेरी मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं वाई टाइप जियोलाइट यूज करूं, क्योंकि जब C20 ब्रेक होकर C10 की तरफ जा रहा है तो मेरे तरफ तो नेप्था की ओरिएंटेशन आ गई, और नेप्था की ओरिएंटेशन मेरे पास बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो सकती है गैसोलीन के अंदर, तो मैं जियोलाइट कैटलिस्ट यूज करके उसको गैसोलीन में फौरन कन्वर्ट कर दूं। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, ठीक है, नहीं करते, प्लैटिनम पैलेडियम को यूज नहीं करते। मैं कहता हूं कि मैंने वैक्यूम गैस ऑयल फीड स्टॉक यूज करा और मैंने उसको क्रैक डाउन कर दिया। लेट सपोज मैंने C300 की चेन को C50 में ब्रेक करा, C100 में ब्रेक करा, C70 में ब्रेक करा, ठीक है, लेकिन व्हाट हैपेंस के अब मेरी ओरिएंटेशन क्या चल रही है कि मेरे पास हेवियर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं, क्रैकिंग के बावजूद स्टेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब मैं उसको ट्रांसफॉर्म भी कराना चाहूंगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, गैसोलीन का ऑप्शन नहीं निकल रहा। पिक कर रहा हो मेरी बात, मैं बहुत डिटेल में एक चीज बता रहा हूँ, जी सर, जी सर, जनरल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, जी सर। कॉन्सेप्ट हाइड्रो क्रैकिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये मैं अपनी टेक्निक मतलब कह लो अपनी एक रिफाइनरी नॉलेज के तहत तुम्हें बता रहा हूँ जो कि मैंने विटनेस की है। अभी जो चीज मैं समझता, जो मेरे नजदीक मेरे मतलब मेंटालिटी के लिहाज से मुझे करी थी कि जब मेरे पास हैवियर हाइड्रोकार्बन तो बेटा जियोलाइट कैटलिस्ट के पेश जब हैवी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, इसका मकसद है कि मैंने बहुत ही गंदी फीड स्टॉक यूज करी है, ऐसा ही है। जब हैवी हाइड्रोकार्बन चेन है तो मेरा फीड बहुत ही गंदी है, जब फीड बहुत गंदी है उसको मैंने क्रैक कर दिया, अब क्रैकिंग के बाद मैं उसको लाइट मिडिल डिस्टिलेट्स की तरफ राउट कर दूं, ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। अब पिक कर रहे हो मेरे पास बेटा कि ओरिएंटेशन क्या बैठ सकती है, तभी मैंने आपको क्या दिखाई, प्रेजेंटेशन दिखाई, इसमें क्या कह रहा है यार, हम लोग वैक्यूम गैस ऑयल को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं डीजल की। डू यू गेट द पॉइंट? वैक्यूम गैस ऑयल बाय डिफॉल्ट चेन C30 C40 प्लस की चेन है, अगर वो क्रैक होती है, क्रैक होने के बाद वो C20 C15 पे आती है, ऑलरेडी बेटा डीजल की चेन बन सकती है, कैरो का चेन बन सकता है, ऐसा ही है। क्योंकि जब हैवी नेप्था C7 टू C13 तक होता है तो डेफिनेटली C9 प्लस आपके पास कैरो स्टार्ट हो जाता है। अब मेरी बात समझ रहे हो बेटा, कार्बन चेन के लिहाज से बात कर रहा हूँ, ये जी सर। बुक पे नहीं लिखी हुई, ये सिर्फ एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट में बयान कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी तो नहीं पकड़ी बेटा सब बच्चों? नहीं सर, समझ में आ गया। गुड। अच्छा, देन कमिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि बेटा यहाँ से लेट सपोज अगर आपके पास नेप्था प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे अब्दुल्ला कहता है हम 2 स्टेज क्रैकर यूज कर रहे हैं और हम नेप्था ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये आपके पास जो नेप्था हाइड्रोट्रीटिंग के लिए जाता था, जो हमने पढ़ा है बेटा, तो क्या बच्चे ये मुझे बताएंगे कि बेटा जो नेप्था पहले कॉलम से आएगा उसको फौरन के फौरन हम लोग हाइड्रोट्रीट कर देंगे, या सारा नेप्था पूरे प्लांट से जमा करके एक साथ हाइड्रोट्रीट करेंगे? ऐसा ही होता है ना बेटा, जो हमने हाइड्रोट्रीटिंग की हमने प्रेजेंटेशन देखी थी पार्को की, उसमें क्या लिखा हुआ था कि लाइट नेप्था, हैवी नेप्था, क्रैक्ड नेप्था, यानी कि जो क्रैकिंग के पेश नजर नेप्था मौजूद था। प्रोडक्ट की क्वालिटी आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना।
जितनी सिवेरिटी आप रखोगे क्रैकिंग की, क्रैकिंग या तो कैट हो रही है या हाइड्रो हो रही है, इसकी बहस नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ क्रैकिंग की। जितनी सिवेरिटी क्रैकिंग की रखोगे उस लिहाज से प्रोडक्ट क्वालिटी भी आपने एडजस्ट करनी है। फिर थर्ड पॉइंट आपको क्या कहता है, कैटलिस्ट साइकिल, कि आफ्टर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, लेट्स सपोज आफ्टर लेट्स सपोज 1.5 ईयर, हमारे पास एक प्रिवेंटिव शटडाउन एक हो गया, हमने कोकिंग रिमूव करनी है, तो कैटलिस्ट का साइकिल बेटा, जहां से आपने कैटलिस्ट कह लें लिया होगा, किसी कंपनी से आपने कॉपीराइट्स लिए होंगे, तो वो आपको ऑलरेडी बता देंगे कि इसकी रीजनरेशन हो सकती है। अगर रीजनरेशन नहीं हो सकती तो इसका लाइफ साइकिल कितना है, ठीक है ना। देन कमिंग टुवर्ड्स द पार्शियल हाइड्रोजन प्रेशर, ये बेटा किस पे डिपेंडेंट होगा पार्शियल हाइड्रोजन प्रेशर? पहले ये बताओ हाइड्रोजन बन कहां पे रही है? पूरी रिफाइनरी में हाइड्रोजन बेटा वेयर इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, एनीवन एनीवन बेटा? सर वो प्रोड्यूस तो कहीं नहीं हो रही ना, ये तो यूज हो रही है ना हमारे पास, वैसे जैसे कि पैकिंग के अंदर से कभी निकलेगी। बेटा जो भी प्रोड्यूस हो रही है तो यूज हो रही है ना, डब्बों में नहीं तो नहीं हो मतलब रही। नहीं सर, मतलब किसी रिएक्शन के तहत ही हो रही है ना, जैसे कि क्रैकिंग वगैरह हम लोग करवा रहे हैं तो उसके अंदर देखो से ये हाइड्रोजन। रिफॉर्मिंग में देखो, इसका मेन जो हमारे पास कह लो कि जो मेन शेयर होल्डर है रिफाइनरी के अंदर वो रिफॉर्मर है। हमारी मेजॉरिटी हाइड्रोजन प्रोडक्शन वहीं से आ रही होती है। बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास रिफॉर्मिंग में हाइड्रोजन बेतहाशा बन रही होती है, तो हमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन का अलग से यूनिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गालबन आपके पास एनआरएल में हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ है, क्योंकि वो ल्यूब बेस्ड है, ल्यूब प्लांट है, तो वहां पे हाइड्रोजन प्रोडक्शन लगी हुई है। अच्छा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्रेशर है ना बेटा, ये पार्शियल प्रेशर किस लिहाज से आपके लिए फायदेमंद है? देखिए, पार्शियल प्रेशर जितना एडजस्टेबल होगा उसी के पेश नजर आपकी हाइड्रो क्रैकिंग इंड्यूस्ड होगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का डिपेंडेंट होगा हाइड्रो क्रैकिंग पे। देन आ जाता है सेकंड लास्ट पार्ट, लिक्विड आवरली स्पेस वेलोसिटी। हमने क्या बयान करा था कि फिट क्यूब ऑफ कैटलिस्ट, the ratio of fit cube of catalyst on the bed with respect to the feed being flowing towards the bed, यानी कि दोनों का कितना रेशो बैठता है, ये आपने डिसाइड किया था। ये हमारे पास गैरी में कितनी को उसने रेंज बयान की हुई है गालबन, क्या रेंज बयान की थी बेटा? 1 से 1.2 तक बयान की थी, आई थिंक सो। बहरहाल बेटा ये डीप पॉइंट्स को देखते रहिएगा। देन कमिंग टुवर्ड्स द फीड हाइड्रोजन रिसाइकल रेशियो, ठीक है जी, ये आपके पास रिलेटिव रेट्स ऑफ रिएक्शंस अंडर हाइड्रोक्रैकिंग कंडीशंस का जिक्र है। पहले क्या चीज थी? पॉली एरोमेटिक्स। किसमें और क्या हो सकती है? फिनैंथ्रीन्स हो सकती हैं, फ्लोरीन्स हो सकती हैं, टेट्रा हाइड्रो फिनैंथ्रीन्स हो सकती हैं। यानी कि ये क्या है आपके पास? नेप्थन मतलब एरोमेटिक, पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक्स हैं ये, ठीक है। कि ये आपके पास क्या है बेटा? रिएक्शन कांस्टेंट है। हाइड्रोजनेशन जब इसकी होगी, ये नोट डाउन करिएगा, अभी रिंग ओपन नहीं हो रहा, राइट एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे आपका रिंग ओपनिंग की तरफ जा रहा है, अभी रिंग ओपनिंग की तरफ नहीं गए, अभी सिर्फ हाइड्रोजनेशन का जिक्र हो रहा है। ये पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक पहले टूटेगा डाई नेपथीन बेंजीन में, फिर टूटेगा मल्टी रिंग में, फिर नेपथीन में, फिर टेट्रालिन में, फिर टू रिंग में, फिर अल्काइल में, फिर सिंगल रिंग, फिर पैराफिन। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी देखो बेटा, आप कॉम्प्लेक्सिटी देखो कि अगर आपके पास पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक अगर ज्यादा से ज्यादा मौजूद है तो आपके पास हाइड्रोजनेशन बहुत ज्यादा करानी पड़ेगी आपको, हाइड्रोजन ज्यादा करानी पड़ेगी, हाइड्रोक्रैकिंग बहुत ज्यादा करानी पड़ेगी। मकसद ये होगा कि आपके पास हाइड्रोजन की प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होनी चाहिए, कि आपके पास अनइंटरप्टेड फ्लो इनसाइड द रिएक्टर मौजूद है। डू यू गेट द पॉइंट? uninterrupted flow of hydrogen inside the reactor or with respect to mixing it with the feed, ऐसा ही होता है। उसके बाद बेटा एक और नीचे प्रपोज काइनेटिक मॉडल है हाइड्रोक्रैकिंग ऑफ हैवी ऑयल्स के लिए, मैं आपको जो स्प्रिंगर की किताब बता रहा हूँ बेटा उसमें देख लीजिएगा। कमिंग टुवर्ड्स द प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन, द वन स्टेज प्रोसेस शोन बिलो, सबको क्लियर है बेटा? नजर आ रहा है सब बच्चों को? जी सर। गुड है, गुड है, ठीक है जी।
अच्छा, लड़कियों को नजर आ रहा है बेटा? सब लड़कियों को नजर आ रहा है? क्लियरली नजर आ रहा जी सर, नजर आ रहा है क्लियर। है? सर के साथ सफर कर रहे हैं? सर ने पीछे तो नहीं छोड़ दिया बेटा? ठीक है बेटा, ठीक सर है। अभी तक तो साथ ही। चले, गुड है बेटा, साथ ही रहिएगा। कहीं बेटा पीछे छोड़ के भाग जाओ ना बेटा, पकड़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है सर। चलें, द वन स्टेज प्रोसेस शोन बिलो कैन बी यूज फॉर लाइट फीड्स। अच्छा, अब जिक्र आ गया लाइट फीड्स विथ वंस थ्रू, यानी कि वंस थ्रू से क्या मुराद है? सिंगल एंट्रेंस, सिंगल लिविंग, नो रिसाइकल, ठीक है ना? इट इज एंटरिंग द फर्स्ट टाइम, इट इज लिविंग द फर्स्ट टाइम, देयर इज नो टू टाइम्स, ठीक है? इन कमर्शियल हाइड्रोक्रैकर्स a conversion of 40 to 80% of the feed can be achieved. Normally 40 to 80% रखा जाता है रेशो। However, गालिबन अगर आपको ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, the product from the bottom of the distillation tower is recycled back to the reactor for complete conversion. यानी कि the bottom most product, let's suppose अगर हमारे पास वो फ्यूल ऑयल है, हम उसको दोबारा रिसाइकल की तरफ कर सकते हैं, रिसाइकलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं और उसको हम क्रैक आउट कर सकते हैं दोबारा, if we want a 100% conversion. This configuration can be used to maximize a diesel product and it employs an amorphous catalyst. अगर आप पीएफटी देख, हाइड्रोजन, fresh hydrogen is mixed with the feed. This feed can be vacuum gas oil, this feed can be naphtha, this feed can be kerosene, this feed can be diesel, this feed can be coker oil, this feed can be FCC oil. अब आपने क्या करना है? If you are implementing a one stage process, it goes into the reactor. अच्छा, ये प्री रिएक्टर जो फीड आपके पास मौजूद है ना बेटा, ये हाइड्रो ट्रीटेड भी है, इसका मॉइस्चर भी रिमूव हुआ है, इसके अंदर जितनी भी मुगल्लजात थी जो कि हाइड्रो ट्रीटर के अंदर हम मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा सकते थे, रिमूवल की तरफ, वो हमने कर ली है। स्टिल हमारे पास ट्रेसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है? रिएक्टर 1 के अंदर मेरे पास फीड आती है, reactions take place, ठीक है? Then the converted product goes into separators that may be a high pressure and a low pressure. High pressure separator क्यों रखा जाता है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेपराइजेशन भी होती है, वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, लाइट एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। हाई प्रेशर सेपरेटर में आपके पास क्या होता है? आप ज्यादातर आप गैसेस को क्या कर लेते हैं? सेपरेट आउट कर लेते हैं। लो प्रेशर सेपरेटर में आपके पास क्या होता है कि जितना लिक्विड मटेरियल होता है, जो कन्वर्टेड लिक्विड मटेरियल होता है, जो कैटालिटिकली क्रैक्ड मटेरियल होता है आपके पास, वो प्रोड्यूस हो जाता है, जो बाद में आप क्या करते हैं? फ्रैक्शनेटर में ले जाके उसको जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप उसकी सिंपल फ्रैक्शनेशन कर देते हैं, ठीक है? दिस इज अ वन स्टेज, सिंपल। लेकिन इफ यू वांट अ रिसाइकल क्या होगा बेटा आपका इस पूरे प्रोसेस में? क्या रिसाइकल होगा? डेफिनेटली द बॉटम ऑफ द कॉलम, वही आपका रिसाइकल की तरफ चला जाता है। दिस इज अ सिंगल हाइड्रो क्रैकिंग स्टेज, वन स्टेज हाइड्रो क्रैकिंग। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कन्वेंशनल टू स्टेज हाइड्रो क्रैकर्स। इंग्लिश पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। द टू स्टेज ऑपरेशन जो कि फिगर 7.15 में गिवन है, द effluent from the first stage reactor is sent to a separator and a fractionator, ठीक है? The fractionator bottoms are sent to the second reactor. In both configurations, hydrogen is separated in the high pressure separator and recycled back to the reactor. क्योंकि हाइड्रोजन मेरे पास ब्रेकेज में भी काम आ रहा है, क्रैकिंग के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी हो रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, उसको मैं जला तो नहीं सकता ना, उसको फ्लेयरिंग के अंदर तो नहीं लेके जा सकता ना। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने सेपरेटर्स क्यों लगाए हुए हाई और लो प्रेशर, कि मैं क्या करूँ कि हाइड्रोजन को सेपरेट करके इसको दोबारा कंप्रेसर के तहत गुजार के कंप्रेस फॉर्म में फीड के साथ दोबारा मिक्स आउट कर दूं। यानी कि जो हाइड्रोजन का रूट मेरे पास प्लेटफॉर्मर से आ रहा था, वो कंपैरेटिवली मैं एक जगह पे जाके वॉल्व कम कर दूंगा, क्योंकि एज अ बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है ना बेटा हाइड्रोजन। क्रैकिंग चल रही कि नहीं चल रही? यहाँ पे हैवियर कंपाउंड्स टूट रहे कि नहीं टूट रहे? तो हाइड्रोजन भी एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बनता जाएगा, ठीक है? आगे क्या कहता है बेटा? द हाइड्रो क्रैकिंग कैटलिस्ट इन द फर्स्ट स्टेज हैज अ हाई हाइड्रोजनेशन एसिडिटी रेशो कॉजिंग सल्फर एंड नाइट्रोजन रिमूवल। पहली स्टेज में जो हाइड्रोजनेशन और एसिडिटी का रेशो है वो ज्यादा रखा जाता है अमूमन तौर पे
उससे हमें क्या फायदा मिलता है? हमें सल्फर और हमें नाइट्रोजन रिमूवल की तरफ अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। दूसरे रिएक्टर में क्या होता है? द कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं उसकी जो रेशो होता है हाइड्रोजनेशन और एसिडिटी का, वो हम कम रखते हैं, क्योंकि हमें पता है इन विच नेफ्था प्रोडक्शन हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रही है। हमें पता है यहाँ पे नेफ्था ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज होगा। ठीक है। द मेन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच रिएक्टर आर शोन इन फिगर 7.16। कौन से रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं बेटा? ये रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। आपके पास एक ओरिएंटेशन उसने बहुत प्यारी बयान कर दी है। इफ यू लुक इन द फिगर, फीड उसने बताया कि वैक्यूम गैस ऑयल है। इट इज कमिंग इनटू द फर्स्ट स्टेज रिएक्टर। मेन रिएक्शन क्या होने चाहिए? पहले रिएक्टर में क्या हो रहा है? सल्फर और नाइट्रोजन कंट्रोल हो रहा है, ऐसा ही है, ऐसी बात है बेटा, यही बयान की गई ऊपर। जी सर। ठीक है। अब पहले रिएक्टर के अंदर मैंने सल्फर और नाइट्रोजन को रिमूव करना है, तो मेरे पास मेन रिएक्शन कौन से चल रहे हैं? हाइड्रो डीसल्फराइजेशन, हाइड्रो डीनाइट्रोजनेशन एंड एरोमेटिक हाइड्रोजनेशन। सर ये एरोमेटिक हाइड्रोजनेशन किस नौयत की होगी? बेटा ये पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक जितने रिंग्स होंगे उनकी फर्दर ब्रेकेज है। ये पिक कर रहे हैं मेरी बात? पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक्स की फर्दर ब्रेकेज हो रही है, कंप्लीट ब्रेकेज नहीं हुई है, फर्दर ब्रेकेज हो रही है। सर किस हद तक जाएगी? बेटा ये सेकंड रिएक्टर में जाने से पहले पहले तक उसके जितने मतलब कह लो कि हिस्से तोड़े जा सकते हैं वो टूट जाते हैं। डू यू गेट द पॉइंट? बच्चों को चीज समझ आ रही है? पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक ये बात समझ नहीं आई। देखिए दोबारा बता देता हूं। ये जो आखिरी वाला न्यूमेरिकल सॉरी आखिरी वाला रिएक्शन गिवन है ना बेटा, HDA एरोमेटिक हाइड्रोजनेशन, इसकी बेटा सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये रखें, क्योंकि जैसा कि ऊपर वाले पैराग्राफ में मेंशन था कि सल्फर और नाइट्रोजन पहले रिएक्टर में रिमूव करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें रिमूव हो गई, तो जो पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक रिंग्स होंगी जो कि आपके पास एक स्पाइडर वेब की शक्ल में होगी, ठीक है ना, वो इक्वली ब्रेकेज की तरफ जाते 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 किस टाइम पे आ जाएंगी? बिल्कुल सिंपलर व्यू में आ जाएंगी, यानी नेपथीन रिंग्स आ जाएंगी, आपके सिंपल नेपथीन रिंग्स आ जाएंगी। सेकंड स्टेज में आपके पास यील्ड कंट्रोल होती है। फर्स्ट स्टेज में क्रैकिंग ज्यादा से ज्यादा, रिमूवल ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है। अब नीचे क्या कह रहा है? कंट्रोल पैरामीटर है नाइट्रोजन स्पेसिफिकेशन और सल्फर स्पेसिफिकेशन। अब बाद में चले जाते हैं हम सेपरेटर में। सेपरेटर में हमारे पास क्या होता है? हाई प्रेशर सेपरेटर है, लो प्रेशर सेपरेटर है। हाई प्रेशर सेपरेटर में हमारे पास हाइड्रोजन सेपरेट आउट हो जाएगी, और लो प्रेशर सेपरेटर में हमारे पास लाइट रेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है। देन रिमेनिंग लिक्विड को जब हम सेकंड स्टेज रिएक्टर की तरफ लेके जाते हैं, वहां पे हमारे पास क्या होता है? अगेन एरोमेटिक हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस, ऑल्सो हाइड्रो आइसोमराइजेशन इज टेकिंग प्लेस, and at the same time hydrocracking is also taking place. What would be the control parameter in the second reactor? It is the yield specification. What type of yield I require? If I require a yield gasoline, in terms of gasoline, I would be maximizing my process with respect to gasoline production. अगर मैंने yield specification लानी है मिडिल डिस्टिलेट के पेश नजर, तो मैं उस लिहाज से लेके चलूंगा। ऐसा ही है बेटा, ये ओरिएंटेशन हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, क्या कहता है? टू स्टेट, हाँ ठीक है, इधर आ जाते हैं। A hydro treatment reactor may be added before the first hydrocracker to help in removing sulfur nitrogen compounds from the feed. Since H2S and NH3 are separated before entering the second hydrocracker, this allows the selection of special catalyst in the second reactor without poisoning effect of sour gases. This will allow deep hydroconversion. The two-stage configuration offers more flexibility than the single-stage scheme. It is better suited for heavy feedstocks. ठीक है। हाइड्रोक्रैकिंग की सेवेरिटी पे बात आ गई। A comparison of hydrotreating, mild hydrocracking and conventional hydrocracking operating conditions are given in table 7.16. ठीक है। A one-stage reactor without recycle is used in mild hydrocracking. A one-stage reactor without recycle, mild hydrocracking. The major characteristics of this process
are the production of high yield of fuel oil and a savings of hydrogen, since the process is operated at almost half of the hydrogen pressure used in conventional hydrocracking. A comparison of the products in each process is shown in figure 7.17. Then coming towards the comparison of operating conditions of mild hydrocracking, hydrotreating and conventional hydrocracking. ठीक है, अब मेरे पास मेन चीजें आ गई. जो मेन मुद्दा आप कहते हैं ना सर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, दिस इज योर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स. द कन्वर्जन यू हैव इन हाइड्रोट्रीटिंग इज 0, सबको पता है. हाइड्रोट्रीटिंग में कन्वर्जन होती है, होनी चाहिए वैसे, क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बेटा? अप्रोक्सीमेटली 37 स्टूडेंट्स, सबसे सवाल पूछा गया बेटा, क्या कहते हैं हाइड्रोट्रीटिंग में क्रैकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसूलन तो होनी चाहिए मेरा ख्याल है. सर हाइड्रोट्रीटिंग में तो वैसे तो वो सिर्फ सल्फ्राइजेशन वगैरह डीसल्फ्राइजेशन वगैरह होती है ना, डिनेचुरेशन वगैरह, तो उसमें कन्वर्जन कहाँ होती है सर? ठीक है, एक बच्चा कहता है कन्वर्जन नहीं होती, बाकी बच्चे क्या कहते हैं? सर वहाँ पे तो हमने रिमूवल कराया था ना सल्फर और बाकी मेटल्स जो भी थे. ठीक है, दो बच्चे कह रहे हैं बेटा कुछ. जी जी, हाइड्रोट्रीटिंग में भी क्रैकिंग होती है क्योंकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं बॉन्ड्स वो सैचुरेटेड हो जाते हैं. नहीं 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 नहीं, क्रैकिंग टेक प्लेस करती है, क्रैकिंग टेक प्लेस करती है, लेकिन वो रिंग ओपनिंग की तरफ जाएगी या प्रेसिपिटेशन की तरफ जाएगी, वो सर्टेन चीज प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएगी. हाइड्रोट्रीटिंग का देखिए, जैसे कि एक बच्ची ने बयान कर दिया कि हमारा करारदादे मकासद क्या थे कि हमने सिर्फ रिमूवल की तरफ जाना है, हमने छांटी करनी है. जब छांटी हो जाएगी, उसी छांटी के अंदर मेरे पास ओलेफिन बनेगा, थोड़ा बहुत क्रैक होगा, लेकिन कितना रेशो होगा? माइन्यूट, नेग्लिजिबल क्वांटिटी, कंसिडरेशन ही नहीं होगा ना. क्योंकि देखें बेटा, जो रिएक्शन की कंडीशंस होंगी, जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी, वो क्रैकिंग के लिए होंगी नहीं. क्रैकिंग अगर टेक प्लेस करती, जी जी क्या कहते हैं बोलेंगे, जी बोले. लेकिन एरोमेटिक रिंग्स खुल जाएंगे ना उस पर. अगर एरोमेटिक रिंग, देखो एरोमेटिक के रिंग खुल जाएंगे, वो तो प्रेसिपिटेशन हो रही ना, वो तो क्रैकिंग तो नहीं हो रही ना. हम उससे क्रैकिंग तो इंड्यूस नहीं कर सकते. क्रैकिंग तो बेसिकली ब्रेकेज है, बेसिकली कार्बन चेंज टोटली ब्रेक हो रही है. नेपथीन का रिंग, एरोमेटिक का रिंग अगर आपका लूज होता है ना, तो बेटा तो आपका सिर्फ एक आपका कह लें मॉलिक्यूल है जो कि उससे निकल के बाहर गया हुआ होता है. कंप्लीटली पूरा स्ट्रक्चर आपका जो ना, मतलब कह लो इरेडिकेट नहीं हो जाता. तो हम उसको क्रैकिंग मतलब कह भी सकते हैं, उसूलन कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप कह सकते हो रिंग ओपनिंग को क्रैकिंग नहीं कहते हम. वो रिंग ओपनिंग क्योंकि कंजेक्टिवली और काफी सारी स्टेजेस के थ्रू होता हुआ जाएगा ना, तो हम उसको क्रैकिंग फर्स्ट स्टेज पे नहीं कहेंगे कि ये क्रैकिंग हो रही है, हम कहेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट बन गया. लेकिन बहुत माइन्यूट अगर हो रही है तो बेटा इंजीनियर बहुत ही थका हुआ है, जो ऑपरेशन इंजीनियर है, जो सुपरवाइजर है, वो बहुत ही थका हुआ है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा. उसूलन तौर पे होनी नहीं चाहिए. अच्छा, माइल्ड हाइड्रोक्रैकिंग में कन्वर्जन 20 to 70% होती है. एंड इफ यू टॉक अबाउट अ कन्वेंशनल हाइड्रोक्रैकिंग विच इज बेसिकली यूज फॉर गैसोलीन मैक्सिमाइजेशन, तो उसमें आप 70 to 100% तक लेके जाते हैं. अच्छा, हाइड्रोजन का प्रेशर नॉर्मल केसेस में कितना होता है, अंदाजा लगा लें. फॉर हाइड्रोट्रीटिंग आपके पास 25 to 50 बार, 1 bar is equal to 14.7 psi. जस्ट इमेजिन हाउ मच psi एब्सोल्यूट आपके पास प्रेशर गिवन होगा, सिर्फ हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है. ठीक है, माइल्ड हाइड्रोक्रैकिंग में ये रेशो अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है, 35 to 70 टाइम्स आपके पास प्रेशर आ जाता है बार में. और कन्वेंशनल हाइड्रोक्रैकिंग की तरफ फिर तो बेटा बात ही खत्म हो गई. फिर तो आपको बकायदा हाइड्रोजन वाफर मिकदार में चाहिए और हाई प्रेशर पे चाहिए, 85 to 140 बार्स. ये बेटा मतलब इंतहाई डेट्रीमेंटल है ये प्रेशर, ये बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि हमने हाइड्रोक्रैकर देखा नहीं है. हम सिर्फ स्पेकुलेटिव एक रिव्यू दे सकते हैं आप लोगों को कि कितना प्रेशर ये बेटा किस लिहाज से हो सकता है. कमिंग टूवर्ड्स द फ्लो इन लीटर्स पर मिनट, वैसे तो स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट पर मीटर क्यूब या पर बैरल के हिसाब से रखा जाता है, लेकिन लेट सपोज इसने ओरिएंटेशन हमें दी हुई है कि 300 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोट्रीटिंग. Similarly, the same value or 3 times more value is required in mild hydrocracking.
ऐसा ही है 300 to 1000. Similarly, going towards conventional hydrocracking, ये जो लास्ट में हाइड्रोक्रैकिंग है ना बेटा, ये गैसोलीन प्रोडक्शन है, ये ध्यान में रखो। जब कन्वेंशनल हाइड्रोक्रैकिंग का जिक्र आ जाए ना, तो ध्यान में रखो कि बेटा गैसोलीन ही बनाना है। जापान में हाइड्रोक्रैकर राइट नाउ गो सर्च करके देख लीजिएगा। वैसे जापान में हाइड्रोक्रैकर आई थिंक सो आर मोर देन 10 या 11 के करीब है हाइड्रोक्रैकर्स इन होल ऑफ जापान। इसको देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैरेटिवली जाके फ्यूल के रेट्स देखेंगे तो वो खुद समझ आ जाएगा। आप सऊदी में जाके बेटा पेट्रोल का रेट देख लें, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनके पास डीप कन्वर्जन चल रही होती है, हैवी फीड स्टॉक्स होते हैं, उनके पास हैवी क्रूड ऑयल होता है, तो तभी उनकी कन्वर्जन ज़्यादा साइड पे जा रही होती है। अच्छा, टेम्परेचर की ओरिएंटेशन बेटा हमें बता दी गई थी कि नॉर्मली 350 टू 400 रखा जाता है सेंटीग्रेड टेम्परेचर। LHSV, the liquid hourly space velocity, the amount of catalyst with respect to the amount of feed on the bed. What should be the velocity? हाइड्रोटेटिंग में 0.5 to 2.5 रखी जाती थी, माइल्ड हाइड्रोक्रैकिंग में कम हो जाती है। नोट कर रहे हैं आप, माइल्ड हाइड्रोक्रैकिंग में थोड़ी कम कर देते हैं। वजह क्या होती है? आप क्या कर रहे हैं माइल्ड हाइड्रोक्रैकिंग में? आप कन्वर्ट कर रहे हैं मिडिल डिस्टिलेट्स में। तो मिडिल डिस्टिलेट में आपने कोशिश करनी है कि बेटा जो आपके पास फीड है, वो जितने रेशो से फीड एंटर हो रही है बेड के मुंह पे, उतने रेशो का कैटलिस्ट बेड के मुंह पे मौजूद होना चाहिए। यही चीज मैंने बयान की है LHSV के पेश नजर। सही चीज बयान की है या गलत बयान की है? एनीवन? जी सर यही था। यही था। अच्छा, comparatively to conventional hydrocracking, it is at a higher ratio 0.5 to 2.0. Hydrogen transfer is basically dependent on what particular orientation. हाइड्रोट्रेटिंग में कोबाल्ट मोलिब्डेनम यूज किया जाता है, माइल्ड हाइड्रोक्रैकिंग में निकल मोलिब्डेनम, इन कन्वेंशनल हाइड्रोक्रैकिंग निकल मोलिब्डेनम। मेटालिक सपोर्ट कौन सा रखा जाता है? निकल या टंगस्टन या पैलेडियम, कोबाल्ट मोलिब्डेनम या निकल मोलिब्डेनम। सपोर्ट में क्या रखा जा रहा है? एल्यूमिना। ठीक है। क्रैकिंग का कहां पे मेंशन्ड है बेटा? माइल्ड में और कन्वेंशनल में। तो बेसिकली हमारे पास सिलिका एल्यूमिना बेस किस लिए है? मिडिल डिस्टिलेट के लिए। जियोलाइट किस लिए? गैसोलीन प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है सब बच्चों को? सिलिका एल्यूमिना used as an acidic function is for maximization of middle distillates, whereas if the acidic side is used as a zeolite, then it is basically for maximization of gasoline. ठीक है। One stage, two stage, both are done. Comparisons of products obtained from mild and conventional hydrocracker. देख लें बेटा कितनी डिस्टिलेशन हुई, कितनी कन्वर्जन की तरफ आ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स को नोट देखें, y axis को देखें on the left and the right side, and also see the x axis. If I talk about point number 25 on x axis, कि 25% distillation takes place करती है। If you draw a perpendicular towards y axis, तो पहले क्या हो रहा है? टोटल कन्वर्जन, यानी कि हाइड्रोक्रैकिंग नेफ्था यहाँ पे मौजूद है, इतने टेम्परेचर पे हाइड्रोक्रैकिंग नेफ्था बन गई। ठीक है। अच्छा, थोड़ा और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये माइल्ड हाइड्रोक्रैकिंग की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है ना? यानी 25% डिस्टिलेशन पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? जेट फ्यूल बनना शुरू हो जाएगा, गैस ऑयल बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि डीजल बनना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैं डिस्टिलेशन की तरफ बढ़ता जाता हूँ और टेम्परेचर में वही 100 और 200 के दरमियान रखता हूँ, यानी टोटल कन्वर्जन हाइड्रोक्रैकिंग नेफ्था मैक्सिमाइज भी होता जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टोटल, ये कन्वर्जन आपको दिखा रहा है कि कितनी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर्स अगर आप रखना चाहें तो आपके पास किस किस लिहाज से प्रोडक्शन जा सकती है। अच्छा जी, हाइड्रोक्रैकिंग की यील्ड्स एंड कोरिलेशंस, ये बेटा बड़े काम की चीज है। ये कोरिलेशंस को बेटा देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल नंबर्स 7.7, 7.8 देख लीजिएगा। ठीक है। हाइड्रोक्रैकिंग फ्रॉम माय साइड इज फिनिश्ड। एनीवन बेटा, अगर आपको कोई डिफिकल्टी कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली
या नॉर्मल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कुछ भी आ रही है, एक दफ़ा गो थ्रू करिएगा, समझिएगा, फिर मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिएगा, हम इसको दोबारा डिस्कशन करके देख लेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ों को रखा जा सकता है, किस तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। 80 के क्या होती है बेटा? मैक्सिमम 80 के कोरिलेशंस, 80 के 80K stands for anyone? Anyone बेटा? किसी बच्चे को नहीं आइडिया? नहीं सर। रेहाम, any ideas? हाँ अब्दुल्ला, कोई आइडिया है? देखो ए और टी से एविएशन टरबाइन तो बन जाता है, के से क्या बनेगा? केरोसिन। बस बेटा, यहाँ पे बेटा हमने हाइड्रो क्रैकिंग कर ली, मैंने पता नहीं गैसोलीन कितना प्रोड्यूस कर दिया, बच्चे खरीद भी रहे हैं, बच्चे भी गैसोलीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चों को ये नहीं पता एटी के स्टैंड्स फॉर एविएशन टरबाइन, या तो जेट फ्यूल कहते हैं, या बेटा कह लो एविएशन टरबाइन केरोसिन कह देते हैं, या सुपीरियर केरोसिन ऑयल कह देते हैं। ये हर रिफाइनरी का अपनी डेजिग्नेशन होती है नाम की, ठीक है ना, नाम देने की डेजिग्नेशन हर रिफाइनरी की अपनी होती है, ठीक है बेटा। हाइड्रो क्रैकिंग के लिहाज से बच्चे माशाल्लाह सेटिस्फाइड हैं। अच्छा दूसरा बेटा होल्ड करिएगा, मैं आपका वो लगा देता हूँ, गालबन असाइनमेंट। बेटा आवाज आ रही है सब बच्चों को? जी सर। जी सर। अच्छा बेटा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ मैं बेटा मैं गालबन जितने बच्चे, कितने बच्चे हैं, 39 बच्चे आज बेटा ऑनलाइन हैं, तो गालबन में 39 के 39 बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा पेपर बेटा आप लोग अच्छा करके आएंगे। उसूलन तौर पे आप लोगों ने मार्शल अंडरस्टैंडिंग अच्छी शो की है और गालबन बच्चों को समझ भी ज़्यादा आ रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें बेटा वो जैसे SHMT में ऑनलाइन वाला थोड़ा हिसाब किताब दिया था ना, थोड़ा हल्का हाथ, इसमें हल्का हाथ नहीं रखूंगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट बेटा, होल्ड ऑन। जी बेटा पैगाम सुन लिया सब बच्चों ने उस्ताद मोहतरम का? क्या सर? मैं कह रहा हूँ बेटा पैगाम सुन लिया सब बच्चों ने? जो लीनियंसी आप लोग को SHMT में मिली थी बेटा नंबर्स में, वो एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। और बाकी गालबन मैंने देखा आप बच्चों का माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग सब बच्चों की बहुत अच्छी गई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेटा आप लोग के पेपर्स भी अच्छे होंगे। सर नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे वो भी इंक्लूड होगा या बस यहाँ तक? नहीं बेटा, जब तक क्लासेस चल रही तब तक सब कुछ इंक्लूडेड है, इसलिए कहते हैं बेटा दुआ करें जल्दी यूनिवर्सिटी खुले ताकि कोर्स कम से कम कवर हो। ऑनलाइन आपका कोर्स कवर ज्यादा हो जाता है, ये सर बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग जीते हो बेटा, आप लोग जीते हो, क्या टेंशन है आप लोगों को? फाइनल में क्या पढ़ाएंगे? जी क्या कह रहे हैं? फाइनल क्या? सर वरना सब अभी पढ़ा देंगे तो फाइनल में क्या पढ़ेंगे? बेटा बहुत कुछ पढ़ने को है, तुम्हारे सर के पास इतना मवाद रखा हुआ है बेटा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मवाद नहीं खत्म होगा, इतना डेटा मेरे पास, टेंशन ना लो, पढ़ाने को बहुत कुछ है। लेकिन कोशिश बेटा ये करेंगे कि आपको बेटा मार्केट के लिहाज से आपको ना लुक में दे के भेजा जाए। ऐसा नहीं होगा बेटा कोर्स आपके ऊपर बस थोपा जा रहा है, थोपा जा रहा है, थोपा जा रहा है। कोशिश ये होगी कि बेटा वो कोर्स आपके काम भी आए। यू गेट द पॉइंट? वो कोर्स
आनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि बेटा मैं पढ़ाता रहूं। इरिटेशन तो नहीं देनी ना आप लोगों को। आप लोग अच्छा नहीं, वो अलग बात है बेटा, आप लोग मिस्त्री बनने पे पागल हुए में, आप लोग कहते नहीं मैंने मिस्त्री बनना है, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता ना बेटा। कोशिश आपको इंशाल्लाह लुकमा मवाद आपको इंशाल्लाह अच्छा दिया जाएगा। डिपेंड करता है बेटा कि कुछ चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बेफिक्र करने मैं बैठा हूँ। सीपीटीएस कैसा चल रहा है बेटा? कालवन, मुझे उम्मीद है आपकी सीपीटीएस बहुत जबरदस्त चल रही होगी, ऐसा ही है? जी सर, पढ़ा तो अच्छा रही है। आउट क्लास पढ़ा नहीं बेटा। मैं अगर पढ़ाता ना, मैं आपके सामने ऑन लाइव कॉल कह रहा हूँ बेटा, मैं पढ़ाता, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ाता टू बी फ्रैंक, क्योंकि मैं मार्केट का बंदा हूँ। मैंने मार्केट में ज़्यादातर इसका यूजेज देखा है, इसकी ओरिएंटेशन देखी, तो मैं उस लिहाज से आपको समझाता, जो कि बेसिकली डायरेक्ट आपको सिमुलेशन बस चलाना सिखाता और आपको बताता कि ये चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन यूज़ करो। मैंने आपका एक लेक्चर ऐसी गालबन मेरी नज़रों से गया था, माशाल्लाह बेटा, बहुत बहुत ज़बरदस्त लेक्चर आपका प्रिपेयर हुआ था। मैं अपने मुंह से ये चीज़ कबूल कर रहा हूँ बेटा, इतना अच्छा मैं नहीं पढ़ा सकता, बहुत आउट क्लास, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी क्लास की है बेटा, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं होप करता हूँ बेटा कि आप लोग गालबन उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ। ऐसा ही है बेटा? चुप रहना यूसुफ, तुम बाकी कोई बोले, तू तो बोलता ही रहता है वैसे भी। जी बाकी बच्चे? यस सर इंशाल्लाह। ये इस्माइल बेटा, खैरियत है? अभी सो के उठे हो? यस सर, अभी थोड़ी 11 बेटा बजे। एक बात पता है, मेरे मेरे बच्चे नाश्ता करके बैठते हैं क्लास लेने के लिए? नो नहीं सर। सर। नहीं सर। नहीं सर, नाश्ता कहाँ करते हैं हम लोग? सर आज आपकी के तो क्लास के सिर्फ बाद 12 बजे नाश्ता? नाश्ता करते हैं, वैसे 2 बजे करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा। वैसे आपको बता दूं, एसएचएमटी से लेके अभी तक जो पीआरई जब तक चल रही है ना बेटा, मैंने एक दफा भी नाश्ता करके आपकी क्लास नहीं ली, ठीक है ना? तो रोना धोना बंद कर दो कि बेटा नाश्ता नहीं किया, ये नहीं सर किया। यहाँ भी सर हमारे साथ सर भी हम यही चल रहा है सर। हमारा ऐसा ही होता है। 2 घंटे बेटा तुम इस तरह बोलो जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, फिर पूछूंगा तुमसे हलक का क्या हाल होता है, ठीक है ना बेटा? अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको मौके अच्छे मिले हुए हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, अल्लाह ने आपको मौका अच्छा दिया है पढ़ने का, समझ रहे हैं? ये जहन में रखें। अच्छा जी, 1 मिनट होल्ड करिएगा ज़रा। मारूख, आवाज़ आ रही है? मारूख बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? बच्चे आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? या गालबन मुखातिब नहीं होना चाह रही? अच्छा बेटा, which particular person is doing combined study with the Yamni? उस्मानी के साथ कौन बैठता बेटा? एनीवन, कोई है कोई बच्चा जो उसके साथ बैठा होता है? यूसुफ है सर शायद। यूसुफ तो ऑनलाइन है? भाई कौन सा यूसुफ, क्या हो गया? यूसुफ यूसुफ वो 03 तो नहीं कह रहा, समी यूसुफ का कह रहा होगा शायद। नहीं सर, वो तो कोसों दूर है सर। कोसों दूर है? अच्छा बेटा, ये जितने अदर्स फ्रॉम चैट बैठे हुए ना, 21 बच्चे हैं, इनको बोलना किसी का अटेंडेंस नहीं लगा रहा मैं, ठीक है?
इसमें रोल नंबर 72 है, 76 है, 83 है, 23 है, 56 है, 36 है, 77 है, 06 है, 52 है, 50 है, 55 है, 65 है, 32 है, 61 है, और 47, 02, 44, 60, 54, 03, 70। इन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगी, ठीक है ना बेटा? सर रोल नंबर जी? 33 82 सर। 33 सर 82 बेटा जो अटेंडी है उसकी लग रही है। ये अदर्स फ्रॉम चैट आ रहे हैं जिन्होंने चैनल Yes, sir. ज्वाइन नहीं करा, तो इनकी जी। मैं इनको पैगाम दे देना। इनके जी, अंदर सर। में कभी अभी कोई भी बच्चा बेटा 21 बच्चे बैठे हुए हैं, 21 बच्चे, कितने 21 21 बच्चे बैठे हुए हैं जो जी, चैनल सर। के अंदर है नहीं। इनको ये पैगाम दे दें, किसी का अटेंडेंस नहीं लगा रहा मैं। जी सर, शुक्रिया। जज़ाक। सर 33 तो लगा दें। सर वो एग्जाम चैप्टर 3 एग्जाम्पल से क्या करना है सर? दे रहा हूँ सबर सबर सब बताता हूँ, बेफिक्र रहो, पहले अटेंडेंस लगाने दें बेटा। काम कर लेते हैं। बेटा ये पैगाम दे देंगे बच्चों को, जितने बच्चे जिनका नाम मैंने लिया है कालवन, इनको पैगाम दीजिएगा जरूर, पहले कह रहा हूँ। सर लाइट गई भी एक की, तो दो तीन बेटा बंदे 21 बोल रहे लाइट बच्चों की गई लाइट भी। 2 घंटे से नहीं गई थी। एक बात बताऊँ, 21 बच्चों की लाइट हाँ 2 1.5 घंटे घंटे से से गई है, मतलब सर बीच में थे फिर चली गई है। बस बहरहाल अटेंडेंस नहीं लगती इनकी, इनको कह देना बेटा सबको, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया, अभी बहुत ज्यादा हड्रामी चल रही है, इतनी हड्रामी बर्दाश्त नहीं करता मैं। मतलब ठीक है। MS टीम्स बेटा आप लोगों ने खोल के ऑनलाइन आप बैठे हुए हो, लेकिन आप चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे। गांव में नहीं सब सर, नेट जैसे हम्म। ऐसा नहीं होता है सर, वो लॉगिन जब हुआ होता है ना, और जब लाइट चली जाती है आपकी, तो वो होल्ड ऑन पे चला जाता है कुछ देर के लिए, तो जब ही दिखा रहा होता है उसको कि बेटा होल्ड ऑन है या फिर अदर फ्रॉम चैट। मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज सिटिंग फ्रॉम मोबाइल। डू यू एग्री? सारे बच्चे मोबाइल से बैठे हैं कि नहीं बैठे? मेजॉरिटी जी बैठते हैं सर, कि नहीं बैठते? मोबाइल से ही बैठते हैं, तो मोबाइल से जी बेटा रिकनेक्ट करना कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं समझ सर, रहे? मैं पीसी। चलो 1-2 बच्चे पीसी हैं, 4 बच्चे पीसी, 20 बच्चे पीसी बेटा, 100 के 100 तो नहीं बैठे हैं ना पीसी के साथ, समझ रहे हैं? बिल्कुल तो सर किसी ये का कुछ डेटा होता है, किसी का नहीं होता है। वो ठीक है बेटा, वो ठीक है, लेकिन एक जो चीज सर होती है ना बेटा, बच्चे जो गांव में विलेज में नेट का इशू होता है सर। नेट का इशू है बेटा, बेशक है, जो आपके तस्वीर के रोल नंबर के साथ जो नीचे लाल डब्बा बना आ रहा होता है ना, या ये येलो ऑरेंज डब्बा बना आ रहा होता है, ये शो करता है कि बच्चा टीम्स में ऑनलाइन बैठा हुआ है। जब बच्चा टीम्स में ऑनलाइन बैठा हुआ है ना, तो बेटा उसको मौत नहीं पड़नी चाहिए, उसको रूम के अंदर आके बैठना चाहिए, जो कि क्लास है कि नहीं? ऑनलाइन बैठ के बेटा मुझे किन नफलों का सवाब है आपका? समझ रहे हो मेरी बात? मुझे तो अटेंडी देखने ना अपने, मैं तो बेटा
मुरब्बत में बेटा भाईचारगी में कि बच्चे हैं ऑनलाइन है, मैं अटेंडेंस लगाता जा रहा हूँ और मैं बेटा बेगिनत अटेंडेंस आपकी लगाता गया हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये 22 के 22 बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, ये 22 के 22 बच्चे जो ना ये ज्वाइन नहीं कर रहे, इनकी मैं लगा नहीं रहा। सिंपल इज दैट। कभी ना कभी बेटा करना पड़ता है ये। लाइट नहीं है सर, बेटा लाइट नहीं है, मैसेज कर रहे हो, साला चैनल नहीं ज्वाइन कर रहे। ये तुम लोग की अक्ल नहीं समझ आती मुझे बेटा। मतलब माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मुझे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि सर लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, समझ आ गया लाइट नहीं है, लेकिन बेटा मोबाइल पे ऑनलाइन हो गए तो कम से कम अटेंडी के तौर पे तो बैठो ना आप, जो आपकी क्लास हो रही है। ये पिक कर रहे हो बेटा जो टेक्निकल चीज बता रहा हूं मैं, ये समझा दोगे अपने गधों को जो मौजूद है अलग से। जी सर बता देंगे। गुड यार, गुड है, जज़ाकल्लाह यार। उनको ये कहना कि बेटा जब ऑनलाइन आए तो क्लास में ऑनलाइन आए, ठीक है ना। टीम्स पे ऑनलाइन बैठ के एहसान नहीं करें। पता नहीं कितनी नींद खराब करके बेचारे उठ के आते होंगे। अच्छा, पेपर का शेड्यूल बेटा कब से आया हमारा? पेपर पीआरई का कब है पेपर, कोई आइडिया? सर 15 को पेपर शुरू हो रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। हमारा कब है? 18 सर होगा भाई। 18 को आई थिंक 18 या 19 को सर आपका पेपर है। सर हमारा थर्सडे को है, सेकंड लास्ट। 18 और 19 वहाँ टाइम तो बहुत है बेटा, अच्छा खासा टाइम है आपके पास। प्रिपेयर कर लेंगे आप लोग इंशाल्लाह। सर लेकिन कोर्स बहुत ज्यादा हो गया मिड के हिसाब से सर। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ यस कोर्स सर, सर कोर्स बहुत ज्यादा है सर। बिल्कुल सही है कोर्स, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सही कोर्स है। सर यकीन करें बहुत ज्यादा है सर। 200 पेजेस तो 200 पेजेस सिर्फ फहीम की बुक के हैं सर। बेटा मैं अब्दुल पढ़ने सत्तार हूँ, मैं अब्दुल सत्तार ईदी हूँ क्या हूँ? मैं हातिम ताई हूँ, मैं सुनूंगा। बेटा जरूरत है, ये कोर्स जरूरत सर है थोड़ा ये। रहम तो करेंगे ना सर। रहम नहीं बेटा, रहम अल्लाह पाक करते हैं। हम इंसान है, हमारी क्या मिजाल, हमारी क्या औकात। हम तो गरीब एक नाचीज इंसान है। पास तो कर देंगे ना। बेटा ये सर आप सारी, जरिया है ना सर। हाय हाय, आप ये सारी जरिया है। जिंदगी मौत के फैसले जो है ना पास होने पे आ जाते हैं। सारे सारे जिंदगी मौत के फैसले जो है ये बच्चों के जितने होते हैं। नहीं बेटा, क्योंकि सर फिजिकल पास का क्लासेस इशू हो नहीं है, जाएंगी, लेकिन इसमें बस थोड़ा इतना मुश्किल हो कि होगा। सर पढ़ लें। सर न्यूमेरिकल मतलब के वो बाद सर वो बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहे सर। क्यों नहीं आ रहे समझ यार? कैसे समझ नहीं सर आ रहे? कर रहे थे मतलब कि वो कुछ इशू आ रहे उसमें, जैसे कि वो दानियाल ने बताया तीसरे 3.1 में भी आ रहा है और आगे में भी आ रहा है मसला। थ्योरी भले मतलब कि कर देंगे, वो थ्योरी इधर उधर से कर देंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल आउट ऑफ माइंड हो रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको सिंपल करके दूंगा न्यूमेरिकल। मैं आपको बहुत सिंपल करके न्यूमेरिकल तो दूंगा। सर एक ही तो वीक बीच में रह गए, अब कब मतलब कि प्रैक्टिस भी तो उसका करना है ना फिर। बेटा ये मेरी सर हेडेक कुछ नहीं पेपर एब्सेंट है, है, ये वो भी मेरी देने हेडेक हैं अगले हफ्ते में, नहीं नहीं, ये मेरी इस हेडेक वजह नहीं है। से। ये मेरी हेडेक नहीं है। 7वें सेमेस्टर में आगो दाढ़ी मूछ निकल आई है, अक्ल भी तुम लोग की माशाल्लाह बहुत मेच्योर हो चुकी है। तो बेटा ये वजूहात नहीं बैठ सकती। सॉरी, कोई मंतक पेश करो तो समझ, ये मंतक नहीं सर बैठ। ठीक है सर, आप ना वो टीएफ की वैल्यू का कर दें कुछ, जो आंसर एक गलत आ रहा है। बेटा और टीएफ की उसके वैल्यू बाद तेरा पीआरई का पेपर नहीं निकलेगा। एक बात मुझे बता, वो टीएफ की वैल्यू चलो अगर नहीं हो रही, छोड़ सर दो वो टीएफ छोड़ दे, चले ठीक है सर वो छोड़ दी सर। हाइड्रो क्रैकिंग जो है ना, यहाँ तक आप अपना कोर्स रखें मिड तक सर, यहाँ तक बहुत है कोर्स। जो ये हाइड्रो बेटा जब जब आपकी क्लासेस ऑफ होंगी वो आपका लास्ट पॉइंट होगा कोर्स का, पीरियड। इस पे बहस नहीं करना, इस पे बातें नहीं करना, इस पे मुझे कहना नहीं कि कोर्स कम कर दें, ठीक है ना। ये बात हो गई है डिसाइड, कोर्स इतना ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बेटा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, लेट सपोज आ रही है, सर ये इशू है, ये इशू है। आप लोग मिक्स कर रहे हो चीजों को। आप टॉप, मैं आपको जब 3-4 किताबें आइडेंटिफाई करा रहा हूँ ना, तो आप लोग परेशान हो रहे हो कि सर इतने सारे टॉपिक, इतनी किताबें। बेटा नहीं टॉपिक सर सबका मसला सेम ही है। उसका नहीं किताबों का, फिर टॉपिक मतलब मतलब कि समझ आ रहा है, लेकिन कोर्स अगर मिड के हिसाब से देखा जाए बहुत ज्यादा है। दूसरा ये के पेपर में गैप भी नहीं है, एक दिन के बाद दूसरा, तो उसके लिए तैयारी में थोड़ी सी परेशानी भी है। दूसरा न्यूमेरिकल भी ऊपर से मतलब के समझ में भी नहीं आ रहा है सही से। हो जाएंगे, डिस्कशन क्लास रखते हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब कि मिड से पहले देख लेंगे, मिड से पहले कोई सूरत बना लेते हैं, मिड से पहले कोई हाँ ना सूरत। सर, क्योंकि वो न्यूमेरिकल अगर पेपर में आएंगे तो समझना तो जरूरी है ना उसको। देखो जो न्यूमेरिकल बहरहाल मैं तो एक असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको देख लेना।
उसमें कुछ समझ पेशी में कुछ मसले मसाइल आएंगे ना बेटा तो मुझे बता देना। वैसे मैंने उसी के तर्ज पे ही आपको 3.1 3.2 के तर्ज पे एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल लेकिन थोड़ी वैल्यूज चेंज करके दिया है मैंने, ठीक है ना। जितना जितना बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, और मुझे बेटा कोशिश करिएगा मुझे वर्ड पे दें, मुझे अब हाथ से लिखा हुआ नहीं चाहिए। मैं भी टीम्स के ऊपर ही अपलोड कर दूंगा। और एक मैं सर्टेन, जैसे आज आपके जुमेरात है ना, तो गालबन आप एक काम करें, आप मुझे सैटरडे गालबन मुझे सुबह 9 बजे से पहले जमा कराएं, मतलब अपलोड कर दें टीम्स पे। सर न्यूमेरिकल वर्ड पर करना तो बहुत डिफिकल्टी होगी क्योंकि बहुत सारे सैंपल्स होते हैं। हाँ तो क्या है बेटा, बना लेना, कोई इशू थोड़ी है, टाइम तो है आप लोग के पास। सर टाइम ही तो नहीं, यही तो इश्यू है सर। टाइम निकालो बेटा, निकालो, सीखो, टाइम निकालो। सर जल्लाद हो ना आज। हैंड फिर भी समझ आ जाएगा सर, उसमें बहुत करके उसके बाद तस्वीर ले लेना सर। क्या लेना है सर पेपर पे कर सॉल्व करके उसके बाद तस्वीर लेके सर सेंड कर देना। नहीं बेटा, प्रोफेशनल तरीकेकार नहीं है ये, अब से फॉलो नहीं होगा। असाइनमेंट जमा कराना है तो ठीक है, नहीं जमा कराना तो ना जमा कराओ, कोई मसला नहीं बेटा, सर सिंपल। वो करवा देंगे सर, वर्ड मोबाइल से सर बहुत टफ हो जाता है सर। लैपटॉप होगा बेटा, नहीं होगा, पीसी होगा, नहीं होगा, किसी दोस्त के पास बैठ के बना लेना, हो जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र, आसान चीज है। अच्छा बेटा, गालबन अटेंडेंस लग गई है, जजाकल्ला खैर। मैं आपकी सॉरी रिकॉर्डिंग, ये हमारी जो बहसों वहसों होते बेटा, इसकी भी रिकॉर्डिंग हुई।